स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौर्य एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। भाई आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इसमें हम पढ़ने वाले हमारे क्लास 11th हिस्ट्री की। ठीक, तो आपकी जो किताब है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, उस किताब में दिए हुए हर एक बॉक्स को जिस पर आपसे क्वेश्चन बनते हैं। और भाई क्योंकि बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा सोर्स में क्या लिखा हुआ है, तो अगर सोर्स ही समझ में नहीं आ रहा तो उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो भाई आपकी इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आपकी आयुषी मैम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो, है ना, जो यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार बन रहा है बेटा। ठीक है, जिसमें आपको क्लास 11th हिस्ट्री के सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, चलो भैया, तो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कर लेने के बाद आपके ये जो 12 नंबर है ना, ये 12 की 12 नंबर जो है आपके ये पक्के हो जाने वाले हैं। चलो जी शुरू करें। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, राइटिंग एंड सिटी लाइफ में। और इसका जो पहला सोर्स आपको दिया हुआ है वर्का हेड वाला, उससे हम अपनी शुरुआत करेंगे। तो वर्का हेड के बारे में दिया हुआ है कि दिस इज अ विमेन हेड वाज स्कल्प्टेड इन द व्हाइट मार्बल एट उरुक बिफोर दी 3000 BCE। कब बना था? देखो, जब सोर्स आप पढ़ रहे हो ना, तो सोर्स को पढ़ते पढ़ते आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उसके हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अंडरलाइन करते चलो। ठीक है, ताकि आगे जाके जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसे आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलो तो अगर हम वर्का हेड की बात करें तो किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है व्हाइट मार्बल से। कब बना हुआ था? 3000 BC में बना हुआ था। उसके बाद बात हो रही है कि भाई इसके जो आईज और आईब्रोज है, ये आईज और आईब्रोज जो है इसके ऊपर काफी आप बोल सकते हो डिस्टिंक्टिव मटेरियल यूज किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए लैपिस लजूली का यूज किया गया है जो कि ब्लू कलर का था। इसके लिए शेल का यूज किया गया है, बिटुमेन का यूज किया गया है। ठीक है, तो इसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मटेरियल्स का, अलग अलग स्टोन का, प्रीशियस स्टोन्स का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है दैट देयर इज अ ग्रूव अलोंग द टॉप ऑफ द हेड परहैप्स फॉर एन ऑर्नामेंट। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं आप इस तरीके से कि एक छोटा सा ग्रूव है, एक नाली है ना, जैसे हमारे सर में मांग होती है। ठीक है, तो उस मांग के ऊपर बोला है कि भाई शायद यहां पर कोई ऑर्नामेंट के लिए, किसी डेकोरेशन के लिए इसको यहां पे यूज करने के लिए बनाया हुआ था। देन दिस इज द वर्ल्ड्स फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर एडमायर्ड फॉर द डेलिकेट मॉडलिंग ऑफ द वुमेन्स माउथ, चिन एंड चीक्स। क्यों फेमस है, क्यों उसे वर्ल्ड का सबसे फेमस स्कल्पचर माना जा रहा है? क्योंकि उस समय पर इसे इतना डेलिकेटली कार्व किया गया था कि इसका जो माउथ, चीन और चिक है, ये ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सच में कोई औरत जो है उसका यहाँ पे इस तरीके से कोई स्कल्पचर बनाया हुआ है। देन It was modeled in the hard stone that would have been imported from the distance। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है कि भाई एक ऐसे स्टोन के ऊपर बना हुआ है, एक व्हाइट मार्बल जैसे एक ऐसे स्टोन के ऊपर बना हुआ है जिसके ऊपर स्कल्पटिंग करनी काफी मुश्किल है। और वो स्टोन को बुलवाया भी कहीं और से गया है क्योंकि मेसोपोटामिया के रीजन में ये स्टोन अवेलेबल नहीं था। ठीक है, चलो भाई, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं ये आपको ध्यान देना है। सो देयर वाज अ वुमेन्स हेड। पहला क्वेश्चन है दैट वेयर वाज द वुमेन्स हेड स्कल्पचर डिस्कवर्ड, व्हाट was it called and how old was this। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि क्या बोल रहे थे, है ना, वुमेन हेड का जो स्कल्पचर है वो कहां से मिला हुआ था? तो ये हमें उरुक से मिला हुआ था। ठीक, उसके बाद किस चीज के ऊपर बना हुआ था? तो व्हाइट मार्बल के ऊपर बना हुआ था। कब बना हुआ था? 3000 BC ओल्ड है। और क्या बोल रहे हैं हम इसे? तो हम इसे वर्का हेड बोल रहे थे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था हमने कि प्रीशियस मेटल्स जो हैं, जैसे कि लैपिस लजूली हो गया, आपका शेल हो गया, बिटुमेन हो गया, ये सभी जो है वो उसकी आईज और आईब्रोज में क्या करे हैं? बनाए हुए हैं। उसके बाद उसका जो हेड है उसके ऊपर एक ग्रूव जो है वो भी आपको दिख रही है, जो उसके ऑर्नामेंट करने के लिए यहाँ पे यूज करी जा रही है। देन व्हाई इट इज अ वर्ल्ड्स फेमस स्कल्पचर, व्हाट क्वालिटी ऑफ दिस स्कल्पचर्स मेड हिम सो फेमस, है ना, कि भाई उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से वर्ल्ड में ये स्कल्पचर इतना फेमस हो जाता है। क्या दे रहा है कि भाई ये जो है ना, काफी आप बोलेंगे इसकी जो मॉडलिंग है वो काफी ज्यादा डेलिकेट तरीके से करी गई है, बहुत मेटिकुलसली उसे तैयार किया गया है, जो शायद वर्ल्ड में उसे और रिनोन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं। अब यहां पर, है ना, यहां पे देखने और समझने की कोशिश करो कि जब भी आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, तो इसमें जनरली आपको 4 मार्क्स का आता है बेटा। ठीक है, तो 4 मार्क्स का आएगा तो या तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि 1 1 + 2, या फिर आपको 4 क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे आएंगे? 1 1 1 एंड 1। ठीक है, 4 क्वेश्चन 4 नंबर के हो सकते हैं। तो ये जो हमारा पैटर्न है, इसमें हम लोग कौन सा क्वेश्चन पैटर्न देख रहे हैं? 1 1 4 वाला। ठीक है, जिसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो थर्ड क्वेश्चन है ये दोनों 1 मार्क्स के हैं। और अगर आप अपने सेकेंड क्वेश्चन की बात करोगे तो वो कितने मार्क्स का हो रहा है?
2 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान देना है क्वेश्चन को लिखते समय कि भाई जब लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है उसमें आपसे इलैबोरेट आंसर मांगा है और कौन से में आपको टू द पॉइंट आंसर मांगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये तो बात हो गई किस चीज की कि भाई जो आपको सॉल्व करवाया हुआ है मैंने, इसलिए साथ जब भी हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी, तो एक सरप्लस सेट ऑफ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आपको करना है, इसके आंसर्स आपको ढूंढने हैं। ठीक है, और जब आप इसे कर लेंगे तो इसके बाद ये जो पूरा वीडियो है ना, इसका ये पूरा स्लाइड जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। तो इस टेलीग्राम के चैनल पे आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे इस वीडियो को तुम कंप्लीट कर लो, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद इसके आंसर्स के लिए और इसके पीडीएफ के लिए तुम्हें कहां जाना है, टेलीग्राम चैनल पर, और उस टेलीग्राम चैनल पर तुम्हें पूरे नोट्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए हो गई सारी समस्याओं का समाधान। अब इसमें क्या पूछा हुआ है वो देखो। सो व्हाट वाज द वर्का हेड, है ना, वर्का हेड क्या था और व्हाट वाज इट मेड अप ऑफ, तो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है ना। अब ये सारे मैं कराऊंगी नहीं, मोटा मोटा बता रही हूं बस। ठीक है, कि लिस्ट डिफरेंट मटेरियल्स जो आईज और आईब्रोज में यूज करे गए थे, कहां से उन्हें मंगाया गया था, है ना, ग्रूव्स कहां से, मतलब कहां से मंगाया नहीं था, व्हाई वाज ग्रूव जो है उसके सर में वो क्यों दिया हुआ था। ठीक है, कहां से ये स्कल्प्ट हुआ था, उसके बाद क्यों से एडमायर किया गया था। तो पैटर्न वही है ना, कंटेंट वही है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग जो है वो आपकी अलग हो जाती है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए अब अगला, तो अगले में क्या बताया हुआ है आपको, मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो द सील एंड अर्बन आर्टिफैक्ट, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे सोर्स में उन्होंने लिखा हुआ है दैट इन इंडिया द अर्ली स्टोन सील्स वर स्टैम्प। ठीक है, इंडिया में किस तरीके की स्टोन सील्स को यूज किया जा रहा है, जो इस तरीके से स्टैम्प कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि एक स्टोन है उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर क्रीचर बना हुआ है, कोई पर्टिकुलर शेप बना हुआ है और उसको इस तरीके से स्टैम्प करके क्या किया जाता है, उसका इम्प्रिंट लिया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम किसकी बात करें, मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया में सील इस तरीके से सिलेंड्रिकल हुआ करती थी। ठीक है, जिस सिलेंड्रिकल सील पर अगर आप देखें तो उसके चारों तरफ जो है कोई डिजाइन इस तरीके से बनाई जाती थी और उस सील को जब ऐसे रोल डाउन किया जाएगा तो उसके रोल डाउन करने से इस तरीके से एक पूरा इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के बारे में ये पूरा सोर्स जो है वो आपको दिया हुआ है। सो इन मेसोपोटामियन अंटिल द फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स पियर्स डाउन द सेंटर वर फिटेड ऑन विद अ स्टिक एंड रोल्ड ओवर द वेट क्ले सो द कंटिन्यूअस पिक्चर वाज क्रिएटेड। ठीक है, इस तरीके से सील बनाया, उसमें एक पियर्स करके एक आप बोल सकते हो एक लकड़ी या कुछ लगा दिया उन्होंने और फिर उसको इस तरीके से वो लोग रोल डाउन करते थे। ठीक, देन दे वर कार्व्ड बाय वेरी स्किल्ड क्राफ्टमैन एंड समटाइम्स कैरी राइटिंग। ठीक है, उसके साथ साथ कभी कभी इन सील जो होती थी उनके ऊपर पिक्चर बना होता था और कभी कभी इसके ऊपर कुछ लिखा भी होता था। तो क्या लिखा होता था इसके ऊपर, या तो वो जो सामान है ना, मतलब उस सामान का जो ओनर है उसका नाम लिखा हो सकता है, उसके गॉड का नाम लिखा हो सकता है, उसकी ऑफिशियल पोजीशन लिखी होती है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो उस पैकेज के बारे में कि उसका कहां से वो बिलोंग है, कहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, उस पर्सन के बारे में, उस सेंडर की इंफॉर्मेशन जो है वो सील के थ्रू यहां पर बताई जा रही है। देन अ सील could be rolled on a clay covering the string knot of a package of a mouth of a pot keeping the content safe। ठीक है, क्या करता है कि भाई जो सील होता है उसे एक पैकेज के ऊपर इस तरीके से रोल डाउन कर दिया जाता है जिसका माउथ टाई किया गया है ताकि उसे क्या किया जाए कि उसे सेफली, है ना, बिना बीच में कोई उसे खोले, है ना, कुछ भी उसकी मिस हैंडलिंग ना हो और वो अच्छे से अपने रिसीवर के पास पहुंच जाए। देन व्हेन रोल्ड ऑन अ लेटर द रिटन ऑन अ क्ले टैबलेट इट बिकम अ मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी सो द सील वाज द मार्क ऑफ सिटी ड्वेलर्स रोल इन पब्लिक लाइफ। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ सील्स वर यूज्ड इन मेसोपोटामिया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई। ठीक है, कि फर्स्ट मिलेनियम बीसी में किस तरीके की सील को यूज किया जा रहा है, तो ये है हमारी सिलेंड्रिकल स्टोन सील्स। ठीक है, उसके बाद व्हाट डिड द सील कैरी इन राइटिंग, इस सील के ऊपर क्या लिखा हुआ होता था। तो क्या लिखा हुआ था, हमने देखा था कि भाई जो ओनर है उसका नाम लिखा हुआ है, उसके गॉड का नाम लिखा हुआ है, उसकी ऑफिशियल पोजीशन लिखी हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। एंड व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ सील, क्या है सील की इंपॉर्टेंस, सील की इंपॉर्टेंस ये है कि भाई वो एक मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी है जो यहाँ पे आपको पता चल रही है उस सील के उस पैकेज के ऊपर लग जाने से। देन हाउ वर द कंटेंट ऑफ द सील केप्ट सेफ, है ना, कि जो उस कंटेंट
पे जो जिस पैकेज में जा रहा है उसका कंटेंट किस तरीके से सेफ रखा गया था सील की वजह से, ठीक है। तो अगर सील जो है वो तोड़ी जा रही है तो उससे पता चल रहा है कि भाई वो जो पैकेज है उसकी क्या करी गई है, उसको बीच में किसी ने खोला हुआ है, उसमें कुछ सामान बदली कर दिया गया है या निकाल लिया हुआ है, ठीक है। तो ये सील लगे जाने से उस कंटेंट की जो सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं इंश्योर करी जा रही है, ठीक है जी। चलिए अब ये रहे आपके होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दैट व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द सील्स, व्हाट वर द वेरियस टाइप ऑफ सील्स, हु कार्व्ड दिस सील्स एंड राइट अ फ्यू फीचर्स ऑफ दीस सील्स इन मेसोपोटामिया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इनको आपको सॉल्व करने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए जी, अगला सोर्स हमें बता रहा है एक्सकावेटिंग द मेसोपोटामियन टाउन, यानी कि ये वाला जो सोर्स है इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो मेसोपोटामियन टाउन्स हैं उनका किस तरीके से एक्सकावेशन हो रहा था, ठीक है। चलिए, सो टुडेज मेसोपोटामियन एक्सकावेशन हैव मच डिगर स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी एंड केयर इन रिकॉर्डिंग देम, ठीक है। सो दैट फ्यू डिग हाउसेस और वाज एक्सकावेटेड, फ्यू आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द फंड्स टू एम्प्लॉय लार्ज टीम, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सकावेशन की उन्होंने बात करी हुई है। अब यहाँ से हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट टाउन की बात करी गई है विच इज दी अबू सलबैक, ठीक है। चलिए उसकी बात करते हैं। सो अबू सलबैक अबाउट 10 हेक्टेयर इन एरिया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि भाई ये एक ऐसा शहर है जिसका एरिया कितना था, 10 हेक्टेयर का। उसके बाद किस ईयर का या किस समय की ये बात कर रहा है, तो ये एग्जिस्ट करता था 2500 BC के समय पर। देन इसकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो दिस इज अराउंड 10,000 पीपल, यानी कि 10,000 लोगों से भी कम की जो पॉपुलेशन थी वो शहर में यहाँ पर रह रही थी। अब यहाँ पर कुछ और बातें करी गई हैं एक्सकावेशन के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जब यहाँ पर एक्सकावेशन किया गया तो स्क्रैपिंग से, स्क्रैपिंग क्या होता है, इस तरीके से खुरचना, ठीक है। तो उससे जो आउटलाइन ऑफ द वॉल्स जो है वो सबसे पहले ट्रेस करी गई। उसके बाद क्या पता चला कि भाई टॉप फ्यू मिलीमीटर तक और खोदने के बाद यहाँ पर जो शॉवल वगैरह जो था उससे उन्होंने खोदा और स्क्रैपिंग से उन्हें ये सारी चीजें पता लगी हुई थी। देन व्हाइल द अंडरनेथ द सॉइल वाज स्टिल स्लाइटली माउस, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई जैसे जैसे उन्होंने उसे स्क्रैप करना शुरू किया तो धीरे धीरे उन्हें जो मिट्टी है वो मॉइस्ट लग रही है, वो एक तरीके से आप बोल लीजिए कि थोड़ी नमी दिखी उसमें मिट्टी में। Then the archaeologists could make different color, texture and lines of brick walls or pits or the other features, ठीक। जब उन्होंने एक्सकावेट किया तो उस एक्सकावेशन के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पर डिफरेंट टेक्सचर में, कलर्स में, ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स हैं, वो उन्हें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। देन और क्या पता चल रहा है यहाँ पर एक्सकावेशन में, तो अ फ्यू हाउस दैट वर डिस्कवर्ड वर एक्सकावेटेड, ठीक है। कुछ हाउसेस के भी यहाँ पर उन्हें रिमेन्स मिले हुए हैं। देन उन्हें क्या किया, उन्होंने सीव किया मिट्टी को सो दैट दे कुड रिकवर द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन, ठीक है। जो मिट्टी वहां पर अवेलेबल थी उसको इस तरीके से उन्होंने छाना और छान कर उससे उन्होंने कुछ एनिमल की बोन्स और साथ ही साथ कुछ प्लांट्स के सीड रिमेन्स जो हैं वो भी उन्हें यहाँ पर डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक। उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर उन्हें लार्ज क्वांटिटी में चार्ड फिश बोन्स भी मिल रही हैं विच हैड बीन स्वेप्ट आउट टू द स्ट्रीट्स, ठीक है। क्या बोला कि भाई ढेर सारी जो मछलियां थी उनकी जो हड्डियां थी वो भी मिल रही हैं, जो लोगों ने अपने घर से बाहर है ना जो झाड़ू लगाते हुए उसको उन्होंने क्या कर दिया था, बाहर करके और कहाँ डाला हुआ था, स्ट्रीट पर डाला हुआ था। Then the plant seeds and the fiber remained after the dung cake had been burned as fuel and the kitchens were identified, ठीक है। और क्या मिल रहा है कि भाई जो काउ डंग था है ना, उसके जो केक हैं उसके बर्निंग रिमेन्स जो हैं, बर्न रिमेन्स जो हैं वो भी यहाँ पर मिले हुए हैं। लिविंग रूम के भी यहाँ पर एविडेंसेस मिले हुए हैं। देन बिकॉज दे हैड फाउंड द टीथ ऑफ अ वेरी यंग पिग्स ऑन द स्ट्रीट्स, आर्कियोलॉजिस्ट कंक्लूडेड द पिग मस्ट हैव बीन रोम फ्रीली हियर एंड देयर इन द मेसोपोटामियन टाउन। और क्या पता चल रहा है कि भाई यंग पिग जो हैं उनके भी जो टीथ हैं वो यहाँ पर मिले हुए हैं। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई हुई है कि वन हाउस ब्यूरियल कंटेन सम बिग बोन्स, है ना। द डेड पर्सन मस्ट हैव बीन गिवन सम पोक फॉर हिज नरिशमेंट इन आफ्टर लाइफ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि एक घर है, उस घर में एक बरियल मिला हुआ है एक व्यक्ति का, और उसके साथ जो एक पिग है उसको भी उसके साथ क्या किया गया था, बरी किया गया था। तो शायद ये समझा जा रहा है कि भाई वो जो डेड बॉडी है ना, वो जो डिसीज पर्सन है उसके साथ उन्होंने उस पिग को इसलिए दफनाया हुआ था कि शायद वो ये चाह रहे थे कि उसकी आफ्टर लाइफ में वो स्पोर को कंज्यूम कर अपने नरिशमेंट को कंप्लीट कर सके। द आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो मेड द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द रूम फ्लोर्स टू विच डिसाइड द रूम इन अ हाउस वर रूफ्ड एंड विद द पॉपुलर लॉग्स, पाम लीव्स एंड द स्ट्रॉज एंड विच वर ओपन टू द स्काई, ठीक है। तो इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि कुछ दीवारें, मतलब कुछ कमरे जो हैं उनकी छत ढकी हुई थी घास फूस से, है ना, पॉपुलर लॉग से, पाम लीव से, और कुछ जो थी वो क्या थी, वो ओपन थी। तो ये सारी कहानी किसके बारे में हो रही है, एक मेसोपोटामियन टाउन के बारे में। अब यहाँ
यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दैट एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रोसीजर अडॉप्टेड टू डिस्कवर द अबू सल्बिक एंड व्हाई डिड द मेसोपोटामियन एक्सकावेटर्स हैव हायर स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, तो उसकी उन्होंने एक्सकवेशन की बात करी हुई है। तो कैसे उन्होंने उस प्रोसीजर के बारे में बात हो रही है ना। सबसे पहले उन्होंने स्क्रैपिंग करी हुई है फ्यू मिलीमीटर्स तक। ठीक है, उसके बाद एक शॉवल वगैरह जो है, अदर टूल जो है, उससे उन्होंने यहाँ पर स्क्रैपिंग करी हुई है, डिगिंग करी हुई है काफी केयरफुली। ठीक, हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। लार्ज टीम्स जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉय करी गई है ताकि एक्सकवेशन जो है वो काफी मेटिकुलसली यहाँ पर किया जा सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट द अबू सल्बिक। ठीक है, तो ये जो शहर है इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी हुई है। तो हमने पढ़ा हुआ था कि भाई एक फेमस मेसोपोटामियन टाउन था जिसका एरिया कितना था, 10 हेक्टेयर तक, किस समय पर एग्जिस्ट कर रहा था, 2500 BC पर, और इसकी पॉपुलेशन अगर हम देखें तो दैट वाज लेस देन 10,000। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ बिग बोन्स अलोंग विद द ब्यूरियल इंडिकेट्स। ठीक है, तो बिग बोन क्या बता रही थी वहां पर कि उन्हें उनके साथ, उन डेड बॉडीज के साथ शायद इसलिए यहां पर उन्होंने क्या किया, दफनाया हुआ है ताकि वो जो डिसीज पर्सन है वो अपने नरिशमेंट को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो उस चीज का आंसर जो है वो आपको यहां पर दिया हुआ है। चलिए अब यहां से हम हमारे अगले सोर्स की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट एन अर्ली लाइब्रेरी। ठीक, तो यहां पर जो एक किंग है असुरबेनीपाल, उन्होंने किस तरीके से मेसोपोटामियन टैबलेट्स जो हैं उनको स्टोर किया, उनका रेस्टोरेशन, उनका प्रिजर्वेशन किया हुआ है, और उससे किस तरीके से उन्होंने एक पूरी एक लाइब्रेरी क्रिएट करी हुई है उसके बारे में यहां पर आपको बताया हुआ है। सो इन द आयरन एज द असीरियन ऑफ द नॉर्थ क्रिएटेड एन एम्पायर। ठीक है, आयरन एज जो कहां पर देखी जा रही है, 1000 BC के आसपास। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने बात करी है कि एट इट्स हाइट बिटवीन, जो कब उसके हाइट पर था, 720 से लेकर 610 BC तक, और कहां से कहां तक था, तो दिस वाज स्ट्रेच एज फार एज वेस्ट एज इजिप्ट। ठीक है, कि इजिप्ट में, वेस्ट में इजिप्ट तक जो है ये जो एम्पायर था ये फैला हुआ था। द स्टेट इकोनॉमी वाज अ प्रेडेटरी वन, क्योंकि यहां पर लोग जो है उनसे लेबर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ट्रिब्यूट मांगा जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ फूड, एनिमल, मेटल क्राफ्ट एंड द अदर फॉर्म ऑफ वास्ट सब्जेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा है और उनसे ट्रिब्यूट वगैरह जो है वो भी यहां पर मांगा जा रहा है। Then the great Assyrian king who had been immigrants acknowledged the southern region Babylonia as the center of high culture, and the last of them Ashurbanipal collected a library at his capital Nineveh in the north। ठीक है, तो यहाँ पर हम असीरियंस की बात कर रहे हैं और उन्हीं के एक इंपॉर्टेंट किंग जिनका नाम क्या है, जिनका नाम असुरबेनीपाल है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो असुरबेनीपाल कब से कब तक रूल कर रहा है बेटा, 668 से लेकर 627 BC तक। ठीक, इन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी बनाई हुई है नैनावे में। उसके बाद बात हो रही है कि इनके एफर्ट्स क्या थे, तो ही गैदर द टैबलेट्स, है ना, जो अलग अलग चीजों के ऊपर, जैसे कि एपिक हो गया, ओमन हो गया, लिटरेचर हो गया, हिम्स हो गया, पोएम्स हो गए, इन सभी चीजों के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ है। उसके साथ उन्होंने अपने कई सारे स्क्राइब्स को साउथ में भेजा हुआ है, जहां पर उन्हें पुरानी टैबलेट, जो ओल्ड टैबलेट्स उस समय पर लिखी गई थी, वो उन्हें कलेक्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई साउथ जो है उस रीजन में क्या किया गया था कि वहां पर जो स्क्राइब्स है उन्हें ट्रेन किया जाता था ताकि वो पुराने जो टैबलेट्स हैं उन्हें दोबारा से लिख सके, उनकी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि बेबीलोनिया जो था वो समय पर एक फेमस टाउन था वेयर अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ टैबलेट्स वर क्रिएटेड एंड एक्वायर्ड फ्रेम। ठीक, देन ऑल्दो सुमेरियन सीज टू बी स्पोकन अबाउट 1800 BC, लेकिन ये अभी भी है ना कि सुमेरियन अब बोली जानी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी स्कूल में ये पढ़ाई जा रही है, वोकैबुलरी टेक्स्ट के फॉर्म में, साइन टेक्स्ट के फॉर्म में, बाइलिंगुअल फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे कई सारे टैबलेट जो है वो अभी भी यहाँ पर अवेलेबल थे जो कि सुमेरियन लैंग्वेज के बारे में बता रही थी। क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स वर रिटन एज फार एज 2000 BC वर इंटेंजिबल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भाई एक ऐसा रिसोर्स था जो अभी भी वहां पर क्या देखा जा रहा है कि जो फेमस है। असुरबेनीपाल में न्यू वेयर टू लुक अर्ली टैबलेट्स एंड देयर कॉपीज। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर बात करी, उन्हें पता था कि ये सारी टैबलेट जो है वो उन्हें आसानी से कहाँ मिल सकती है। उसके बाद उन्होंने बात करी कि दे ऑल्सो ट्रांसलेटेड, है ना, उन्होंने क्या किया, जो एपिक ऑफ गिलगमेश है उसको भी उन्होंने क्या किया हुआ था, कॉपी किया हुआ था, और कॉपी करने वाला जो स्क्राइब होता था वो उसके नीचे अपना खुद का नाम और जिस दिन वो लिख रहा है, जिस समय पर वो लिख रहा है, उसकी डेट भी वो यहाँ पर क्या करता था, लिखता था। देन सम टैबलेट्स विद अ रेफरेंस टू असुरबेनीपाल। ठीक है, कुछ जो टेक्स्ट होते थे उसमें असुरबेनीपाल का भी मेंशन है। ठीक, तो असुरबेनीपाल के बारे में लिखा हुआ है कि आई असुरबेनीपाल द किंग ऑफ यूनिवर्स, द किंग ऑफ असेरिया, जिसने क्या किया हुआ है, गॉड ने, है ना, उसे एक वास्ट इंटेलिजेंस से नवाजा हुआ है, बेस्टो किया हुआ है, हु कुड एक्वायर द रिकंसील्ड डिटेल्स ऑफ द स्कॉलरली एडिक्शन। ठीक है, और उसने ये सभी टैबलेट जो हैं वो यहाँ पर कॉपी करवाई हैं, उन्हें कलेक्ट करवाया है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई हैं। देन मोर इंपॉर्टेंट देयर वाज अ कैटलॉगिंग, है ना, और क्या
बताया हुआ है कि उन्होंने ना सिर्फ इन टैबलेट्स को कॉपी करवाया बल्कि उनका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन भी करवाया हुआ था कि किस टैबलेट्स जो हैं, एक बास्केट में एक पर्टिकुलर जॉनर की टैबलेट्स रखी हुई हैं, उसमें उनका नंबर लिखा हुआ है, उनकी सीरीज लिखी हुई है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो असुरबेनीपाल के समय पर करवाई गई हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है दैट व्हाट वाज द स्टेट, व्हाई वाज द स्टेट इकोनॉमी वाज अ प्रेडेटरी वन। ठीक है, कि जो स्टेट इकोनॉमी थी वो प्रेडेटरी क्यों थी, उसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर बताया हुआ है क्योंकि जो स्टेट था वो लोगों से लेबर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ट्रिब्यूट फॉर्म मांग रहा है इन द फॉर्म ऑफ फूड, एनिमल्स, मेटल क्राफ्ट्स एंड द अदर आइटम्स। उसके बाद विच रीजन वाज द सेंटर ऑफ हाई कल्चर, तो क्या था रीजन, बेबीलोनिया। ठीक है, बेबीलोनिया वाज द सेंटर ऑफ हाई कल्चर रीजन, जहां पर ये सारी चीजें जो है लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, हिम्स वगैरह ये सारी चीजें आपको आसानी से मिल सकती हैं। देन what kind of tablets were gathered by the असुरबेनीपाल, तो किस तरीके के टैबलेट्स को उन्होंने गैदर किया हुआ था, ये सारी चीजें। ठीक है, चल how was the Sumerian taught in school, सुमेरियन किस तरीके से पढ़ाई जा रही थी स्कूल में। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ था कि अब जिस समय पर असुरबेनीपाल रूल कर रहे हैं उस समय पर सुमेरियन बोली नहीं जा रही है, बट सुमेरियन अभी भी ट्रांसलेशन के फॉर्म में, एक बायलिंगुअल लैंग्वेज के फॉर्म में, एक साइन टेक्स्ट के फॉर्म में अभी भी ये क्या करी जा रही है, उस सदर्न रीजन्स के एरियाज में उसे यूज किया जा रहा है। नाउ लास्ट वन, एंड एन अर्ली आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहां पर एक अर्ली आर्कोलॉजिस्ट की बात हो रही है, एक अलग किंग की यहां पर बात हो रही है। सो अ मैन ऑफ द सदर्न मार्शेस, नेब्लोस्पार, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नेब्लोस्पार, उसकी बात हो रही है, हु रिलीज बेबीलोनिया from the Assyrian dominance in the 625 BC. His success increased and their territory organized building projects as Babylon, है ना। और उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बेबीलोन जो है ना, असेरियन से इन्होंने क्या करवाया था, उसे छुड़वाया हुआ था और अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। और बेबीलोन अभी भी आगे आने वाले समय में जब यहाँ पर अकमेडाइट्स ऑफ ईरान रूल करने के लिए आ जाते हैं, जब यहाँ पर अलेक्जेंडर रूल करने के लिए आ जाते हैं, तब भी बेबीलोनिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट टाउन बनकर यहाँ पर उभरा हुआ है। देन यहाँ पर उन्होंने और बताया हुआ है कि बेबीलोनिया वाज अ प्रीमियर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मोर देन 850 हेक्टर्स विद अ ट्रिपल वॉल, ग्रेट पैलेसेस एंड टेंपल्स, जिगुराट्स, स्टेप टावर्स एंड अ प्रोसेशनल वे टू रिचुअल सेंटर। ठीक है, तो एक प्रोसेशनल टेंपल की बात हो रही है, एक बड़ी सी बिल्डिंग की बात हो रही है, रिलीजियस बिल्डिंग की, जो क्या है, जिगुराट है। Then its trading house had the widespread dealing and its mathematics and astronomer made some new discoveries। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई हैं। चलिए, नाउ नेबोनेडस वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बेबीलोनिया। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है कि भाई जो बेबीलोन है उसके एक लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर जिसका नाम क्या है, नेबोनेडस। देन ही राइट्स दैट गॉड ऑफ उर केम टू हिम इन अ ड्रीम एंड ऑर्डर्ड हिम टू अपॉइंट अ प्रिस्टेस टू टेक चार्ज ऑफ द कल्ट इन द एंशिएंट टाउन इन द डीप साउथ, है ना। उन्होंने क्या बोला कि नेबोनेडस जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक दिन उनके सपने में कौन आए थे, उर के गॉड आए हुए थे, और उन्होंने ये बोला कि अब जो है ना बेबीलोनिया से या उर से जो एक प्रिस्टेस का कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं धुंधला होता हुआ नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हें ये चार्ज दे रहा हूं कि तुम इस कल्चर को दोबारा से क्या करो, इस ट्रेडिशन को दोबारा से रिवाइव करो। सो बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द ऑफिस ऑफ हाई प्रिस्टेस हैड बीन फॉरगेटन, हर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नाउ आर इंडिकेटेड, आई बेटोर माई सेल्फ आफ्टर द डे। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि भाई अब जो है मैं इस काम के लिए आगे काम करने वाला हूं। Then he says he found a stele of a very early king whom we today to date about the 1150 BC and saw that the stele that carved images of the priestess, he observed the clothing and the jewelry that was depicted and this is how he was able to dress his daughter for her consecration as the priestess। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि भाई साथ ही साथ उन्हें एक ऐसा स्टेले मिला हुआ था जिसके ऊपर उन्होंने देखा कि एक जो प्रिस्टेस है वो किस तरीके से तैयार हो रही है, किस तरीके के कॉस्ट्यूम, किस तरीके का ऑर्नामेंट्स वो पहन रही हैं, और उस ही पहनावे को देखकर उन्होंने अपनी जो बेटी है उसको भी यहाँ पर एक प्रिस्टेस का जो एक रूप है उसको दिया हुआ है और उसका कॉन्सेक्रेशन जो है वो यहाँ पर वो कर रहे हैं। सो ऑन अनदर ओकेजन नेबोनेडस मेंस ब्रॉट टू हिम अ ब्रोकन स्टैचू। ठीक है, तो ये एक कहानी है जिसमें उन्होंने क्या किया है, अपनी बेटी को प्रिस्टेस बनाया हुआ है। अब वो यहाँ पे उनके बारे में एक और इंस्टेंस बता रहे हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि नेबोनेडस जो हैं उन्हें क्या मिला हुआ है, एक ब्रोकन स्टैचू मिला हुआ है विच इज ऑफ द किंग सार्जन। सार्जन जो कहाँ के रूल किंग थे, अक्कड़ के रूल थे, हु रूल्ड अराउंड 2370 BC। अब नेबोनेडस ने क्या किया, उन्होंने जब उस स्टैचू को देखा तो यहाँ पर उन्होंने उस समय पर जो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे उनको उन्होंने बुलाया और जो स्टैचू का जो हेड जो अभी तक टूट चुका था उसको उन्होंने रिप्लेस कराया हुआ था। ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो किसने करवाए हुए थे, नेबोनेडस ने यहाँ पर करवाए हुए थे।
चलिए जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, दैट नेम द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बेबीलोन। कौन थे ये थे हमारे नेबुनिडस। देन हु रिलीज बेबीलोनिया फ्रॉम असीरियन डोमिनेशन एंड व्हेन, तो ये किसने निकाला हुआ था, ये निकाला हुआ था नेबुलोस्पार ने। कब निकाला हुआ था, तो अराउंड 625 बीसी के समय पर। हु केम इनटू द ड्रीम ऑफ नेबुनिडस एंड व्हाट डिड ही से टू हिम, हाउ डिड ही कंसेक्रेट हिज डॉटर। ठीक है, तो कौन आए थे उनके सपने में, ये आए थे द गॉड ऑफ उर, जिसमें उन्होंने बोला हुआ था कि हमें जो प्रिस्टिस का जो कल्ट है ना, जो कल्चर है वो डिक्लाइन हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है, उसको रिवाइव करना हुआ है। ठीक है, और उन्होंने इसके लिए अपनी बेटी को चुना हुआ था, है ना, और उसको उन्होंने उस तरीके से यहाँ पर कॉन्सेक्रेट किया हुआ था। नाउ दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चन कि हु रिलीज बेबीलोनिया फ्रॉम असीरियन डोमिनेशन, है ना, किस ग्रुप को उन्होंने हराया हुआ था, बेबीलोनिया सिटी को आपको डिस्क्राइब करना है, एंड व्हाई डज नेबुनिडस अपॉइंट अ प्रिस्टिस। नेक्स्ट, who was Neblospar, who won Babylonia, first famous city of the time in the 539 to 331 BC, and what action does Nabonidus take to honor the historical tradition figure during this reign। ठीक है, तो ये सारे सोर्स जो हैं वो हमारे चैप्टर 1 के यहाँ पर हमने कंप्लीट किए। अब यहाँ से हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 की। चलिए जी, तो अब यहां से हम बात करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर के बारे में, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, जिसके सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसका पहला सोर्स जो है वो है डॉक्टर गैलन ऑन हाउ रोमन सिटी ट्रीटेड द कंट्री साइड। ठीक है, जिसमें बताया हुआ है कि जो रोमन सिटीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो रूरल एरियाज में प्रोड्यूस जो प्रोविजंस हैं, जो ग्रेन है, उन्हें शहरों की तरफ, उन्हें अर्बनाइज एरिया की तरफ क्या किया जा रहा है, उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा है, जो यहाँ पर इस सोर्स में बताया हुआ है। चलिए देखते हैं। सो the famine was prevalent for many successive years in many provinces, has clearly displayed for men of any understanding the effect of malnutrition in generating the illness। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि भाई बहुत लंबे समय तक यहाँ पर फेमाइन था, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो मैल न्यूट्रिशन को यहाँ पर फेस कर रहे थे। Now the city dwellers, as it was their custom to collect and store enough grain for the whole of the next year, immediately after the harvest carried off all the wheat, barley, beans and lentils and left the peasants to various kind of pulses after taking quite a large proportion to these cities। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि भाई जो शहरों के जो लोग हैं, जो सिटी ड्वेलर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो गांव में, है ना, रूरल एरियाज में जैसे ही प्रोडक्शन होता है, जैसे ही हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट हो जाने के बाद सारा की सारा जो ग्रेन है वो अपने साथ शहरों की तरफ उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है, और वहां पर एक साल के लिए नहीं बल्कि उसके आगे आने वाले साल के लिए भी उस ग्रेन को यहां पर स्टोर किया जाता है। After consuming what was left in the course of the winter, the countryside people had to resort to unhealthy foods. In the spring, they had twigs, shoot of the trees, bushes and bulbs of the roots and inedible plants। ठीक है, तो जो सारे ग्रेन्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बीट, बार्ले, सारी चीजें वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो शहरों के लोग खा रहे हैं, और जो गांव के लोग हैं, जो कंट्री साइड है, उन्हें यहाँ पर क्या खाने को मिल रहा है, ट्विग, शूट ऑफ द ट्रीज, बुशेज और इनएडिबल प्लांट्स जो है वो यहाँ पर खा रहे हैं। चलिए, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनने हैं आपसे वो देख लेते हैं। सो व्हाट डिड द सिटी dwellers do as part of their custom and what did they leave to the peasants। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर सिटी ड्वेलर्स, सिटी ड्वेलर्स जो है बेटा वो यहाँ से सारा की सारा जो प्रोविजन है उसको कलेक्ट और स्टोर कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर्स। ठीक है, जबकि गांव के जो लोग हैं, जो यहाँ पर उस समय पर हार्वेस्ट कर रहे थे, वो जो साल भर प्रोडक्शन कर रहे थे, उन्हें भूखा मरने के लिए यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। ठीक है, so they would carry off all the wheat, barley, beans and lentils and left various kind of pulses to the peasant। ठीक है, peasant जो है उन्हें सिर्फ और सिर्फ दालों के साथ यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। What kind of unhealthy foods did country people ate and why? क्यों खा रहे हैं वो, है ना, क्या खाते हैं, पहले तो twigs खाते हैं, shoot of the trees खाते हैं, bushes खाते हैं, bulbs खाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्यों खाते हैं, क्योंकि भाई सारा की सारा प्रोविजन जो है वो कहाँ पहुंच चुका है, सिटी की तरफ पहुंच चुका है। Now what do you infer from the passage about the treatment of the countryside by the Roman cities। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि भाई ये जो पूरा पैसेज है उससे आप कंट्री साइड में, है ना, कंट्री साइड में जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ में रोमन सिटीज के लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे थे उसकी आपको बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बताया जा रहा है कि भाई उन्हें क्या किया जा रहा है, उनको उन्हीं के रिसोर्सेज से डिप्राइव किया जा रहा है ना, दे वर इमेंसली सफरिंग ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द फूड। ठीक, चलिए अगला सोर्स। नाउ ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव। अब जो स्लेव्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि उस समय पर जो एम्परर नीरो हैं उनके समय पर, है ना, ये जो पूरे स्लेव्स हैं उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था उसकी बात यहाँ पर करी हुई है। सो सून आफ्टरवर्ड द सिटी प्रीफेक्ट द लूशियस पेंडेनियस एंड स्कंडियस वाज मर्डर्ड बाय वन ऑफ हिज स्लेव। आफ्टर द मर्डर द एंशिएंट कस्टम रिक्वायर्ड दैट एवरी स्लेव रिसाइडिंग अंडर द सेम रूफ मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, बट द क्राउड गैदर ईगर टू सेव सो मेनी इनोसेंट स्लेव एंड राइटिंग बिगिन।
अगेंस्ट। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि भाई एक समय था, एक अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उस समय पर एक रोमन सिटी के जो प्रीफेक्ट हैं उनका एक मर्डर कर दिया गया, किनके थ्रू, उन्हीं के एक स्लेव के थ्रू। अब यहां से कस्टम हो गया क्या कि भाई जितने भी स्लेव जो सारे के सारे एक ही रूफ में रह रहे हैं उनके अगेंस्ट क्या निकल गया, एक ऑर्डर निकल गया कि भाई उन सभी को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। बट इसके लिए जगह जगह पर क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है और जिसके अगेंस्ट जो क्राउड है वो गैदर हो रहा है ना। और इस तरीके से जो इनोसेंट लाइफ को यहां पर मारा जा रहा है उसके अगेंस्ट वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द सेनेट हाउस वॉज बिसीज्ड, है ना। उन्होंने क्या किया कि भाई जो सेनेट हाउस था उसको उन्होंने घेराबंदी कर ली, उसके चारों तरफ वो लोग बैठ गए, है ना। इनसाइड देयर वाज फीलिंग अगेंस्ट एक्सेसिव सीवियरिटी बट द मेजॉरिटी अपोज्ड एनी चेंज। ठीक, क्या बोला जा रहा है कि बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर चाहते हैं कि इस तरीके का एक्शन नहीं लिया जाए, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो इस पूरे एक्शन के अगेंस्ट, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके अगेंस्ट, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। The senators who were favoring the execution prevailed। ठीक है, और बहुत सारे जो एग्जीक्यूशन को चाह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन हो उनका डिसीजन यहाँ पर प्रिवेल करेगा। However, great crowds ready with the stones and torches prevented the order from being carried out. But the Emperor Nero rebuked the population by edict and lined the troops the whole routes along with those condemned were taken for the execution। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि भाई पूरे एरियाज जो है जगह जगह पर राइट्स हो रहे थे और उस समय पर जो किंग है नीरो वो यहाँ पर एक डिसीजन लेते हैं और ये बोलते हैं कि भाई जो भी इस डिसीजन के आड़े आएगा उसको भी यहाँ पर फांसी चढ़ा दी जाएगी। और उस पूरे रास्ते, जिस रास्ते से उन एग्जीक्यूशनर्स को यहाँ पर लेके आया जा रहा था, उन्हें क्या किया गया, वहां पर आर्मी लगा दी। ठीक है, This whole incident was narrated by Tacitus, who was the historian of the early empire। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है that in whose reign did the outside world, ठीक है, किसके समय पर ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हो रही हैं। What does the passage reflect about the how slaves were treated? Slave labor declined after the first century। क्या cause है इसका? And how did the users of slave try to overcome the decline in supply? Was the Roman society a slave society? Give 2 points in support of your argument। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ से ही नहीं बन रहे हैं, सोर्स से ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि आपकी जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है, जो स्लेवरी वाला टॉपिक है, उसके ऊपर, उसको ध्यान में रखकर भी आपको अपने पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे सोर्स को सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पर किसके समय पर हो रही है सारी चीजें, पहला क्वेश्चन है हमारा तो एम्परर नीरो के समय पर हो रही है। नाउ अब यहाँ पर बात हो रही है कि स्लेव का ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है, तो स्लेव वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द मास्टर। ठीक है, उन्हें मास्टर की जो प्रॉपर्टी उसकी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। मास्टर जो है वो उसकी अथॉरिटी एब्सोल्यूट है, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं होती स्लेव के पास अपनी खुद की, उसे लीगल डेप्रीविएशन दिया जा रहा है, कोई सॉर्ट ऑफ जस्टिस उसे नहीं मिल सकता, कोई राइट्स उसके लिए नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और अटर डिग्रेडेशन जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है स्लेव्स को लेकर। नाउ अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि भाई स्लेवरी जो है वो डिक्लाइन क्यों हुई फर्स्ट सेंचुरी में, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा हुआ था, क्योंकि भाई वॉर्स जो है वो यहाँ पर काफी कम हो गई थी, पीस अशर्ड हो गई थी, और जिसके कारण जब वॉर नहीं हो रही तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैप्चर नहीं किया जा रहा है, और जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो स्लेव्स यहाँ पर आसानी से नहीं मिल रहे थे। अब इसका दूसरा क्वेश्चन था आपका कि भाई अगर स्लेव्स नहीं मिल रहे हैं तो उस डिक्लाइन ऑफ स्लेव यानी कि सप्लाई ऑफ स्लेव को रिकवर करने के लिए क्या ऑप्शंस या क्या एफर्ट जो है वो लिए गए। तो यहाँ पर बात करी थी हमने स्लेव ब्रीडिंग की, है ना, कि स्लेव्स जो है उनकी शादियां करवाई गई, बच्चों को प्रोड्यूस करवाया गया। और दूसरी चीज जो दूसरे सब्स्टिट्यूट थे जैसे कि वेज लेबर्स, उनके तरफ भी जो है वो यहाँ पर स्विच किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट Was Roman society या slave society? Give 2 points in support of your argument। तो क्या आप बोल सकते हो कि जो रोमन सोसाइटी है वो एक स्लेव सोसाइटी है, और अगर ऐसा है तो उसके फेवर में या अगेंस्ट में आपको अपने 2 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर देने हैं। तो सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि रोमन सोसाइटी में स्लेव जो है वो अबेंडेंस में यूज करे जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसे स्लेव सोसाइटी कह देना ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ अगर हम देखें तो कई सारे दूसरे लोगों को भी यहाँ पर एम्प्लॉय किया जा रहा है, जैसे कि वेज लेबरर्स हो गए, है ना, वर्कर्स से जबरदस्ती यहाँ पर काम करवाया जा रहा है, अनपेड लेबर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो स्लेव्स तो हैं, लेकिन सारा की सारा काम क्या स्लेव कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पर अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग लेबर्स में यहाँ पर एम्प्लॉय करे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। So the bulk of the labor might have been performed by the slaves in the large part of the Italy. There were other modes of labors, for example peasants, householder, इन सभी को यूज किया जा रहा है। ठीक है, and slave was not the only mode of surplus expanding for the ruling classes। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर आपको बताई हुई है। चलिए, now these are your homework question that who was murdered by a slave, what was the ancient custom in slaves commitment,
क्राउड गैदर क्यों हुआ है यहाँ पर, और उसके साथ उन्होंने क्या किया हुआ था, हु वॉज द एम्परर एट दैट टाइम एंड व्हाट द एम्परर ड्यू टू एग्जीक्यूट द डिसीजन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर जो हैं आप सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम पे जो नोट्स आए हुए हैं उसमें आपको इसके आंसर्स आसानी से मिल जाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। So the income of the Roman aristocracy from the early 5th century, ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि उस समय पर जो एरिस्टोक्रेसी थी उसे पैसा कहाँ से मिल रहा है, उसे इनकम कहाँ से मिल रही है, जो गोल्ड जो बुलियंस में वो यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं वो उनके पास कहाँ से आ रहा है। So why do you think household receive income? Oh sorry, पहले हम लोग सोर्स को समझते हैं। So incomes of the Roman aristocracy early 5th century, each of the great houses of the Rome contained within itself which a medium sized city could hold, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि भाई आप इस रोम में रहने वाले हर एक घर को देखेंगे ना तो उसमें इतना पैसा है, उसका एरिया इतना बड़ा है जैसे कि मान लो कि आधा शहर हो वो, ठीक। सो इसमें एक बड़ा सा हिप्पोड्रम होता है, एक यहाँ पर आपको एक फोर्ट मिल जाएगा, एक टेंपल मिल जाएगा, फाउंटेन्स मिल जाएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बाथ्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर मिल जाती है। हिप्पोड्रम क्या होता है बेटा, जहाँ पर घोड़े वगैरह यहाँ पर हुआ करते हैं। सो मेनी ऑफ द रोमन हाउस होल्ड रिसीव एन इनकम ऑफ द 4000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड पर ईयर, ठीक है, देयर प्रॉपर्टी नॉट इंक्लूडेड द ग्रेन वाइन एंड अदर प्रोड्यूसेस इफ सोल्ड वुड हैव अमाउंटेड टू द 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ द गोल्ड, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि भाई बहुत लार्ज क्वांटिटी में है ना, यहाँ पर इनकी जो इनकम है वो 4000 पाउंड गोल्ड पर ईयर, इतनी इनकम जो है वो रोमन एरिस्टोक्रेट्स की उस समय पर हो रही है। द इनकम ऑफ दी, अगर रोमन हाउस होल्ड की बात करें है ना, तो ये सेकंड क्लास जो लोग हैं उनकी 1000 और 1500 पाउंड जो हैं उनकी इनकम इनकी यहाँ पर इतनी हो रही है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं दैट व्हाई डू यू थिंक हाउस होल्ड रिसीव इनकम इन गोल्ड। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई उस समय पर जो लोग हैं उन्हें गोल्ड में क्यों इनकम मिल रही है, तो इसका क्या कॉज हो सकता है कि भाई हमने पढ़ा हुआ था कि जो सिल्वर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, इसके कारण भी यहाँ पर कुछ ऑप्शन था जिसमें वो गोल्ड में पेमेंट कर रहे हैं, या फिर जो कॉन्स्टेंटाइन था उन्होंने क्या कर दिया था, डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, जो पुरानी करेंसीज थी उनको उन्होंने बंद कर दिया और नई करेंसीज को उन्होंने लॉन्च कर दिया था, ठीक है। सो मे बी दीज क्वाइट बी टू कॉजेज जिसकी वजह से ये चीज यहां पर हो सकता है। Now next, describe the social structures of the late antiquity, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है उस लेट एंटिक्विटी के बारे में जिसमें एरिस्टोक्रेटिक क्लास और उसके साथ साथ और कौन कौन सी दूसरी क्लासेस जो हैं वो उस समय की रोमन सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जो सेनेटर्स और जो इक्विट्स हैं उन दोनों ग्रुप को मर्ज कर दिया गया और एक लार्ज एरिस्टोक्रेसी जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी। एक मिडिल क्लास का ग्रुप यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है हमें, ठीक है, जिसमें कई सारे इंपीरियल ब्यूरोक्रेट्स होते थे, प्रॉस्परस मर्चेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, ठीक है, जो कि जनरली ईस्टर्न प्रोविंसेस को बिलोंग करते थे। देन नेक्स्ट इज द ह्यूमिलर्स, जो लोअर टाउन के लोग हैं, जो लोअर क्लासेस के लोग हैं, जो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं लेबर फोर्स का, है ना, इंडस्ट्रीज में, माइनिंग्स में, इन सभी जगहों पर वो काम कर रहे हैं। एंड लास्ट इज द स्लेव्स, ठीक है, जो स्लेव्स belong to the lowest rung of the social structure. Now next question is give the 3 characteristics feature of the late Roman aristocracy, ठीक है, तो इसमें आपको लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या थे भाई, ये एनॉमरसली वेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहे थे, है ना, कुछ लोग थे, है ना, जिनके पास बहुत ज्यादा पावरफुल था, ठीक, वो चीज हो रही है। पब्लिक लैंड उनके पास हुआ करता था, डेड बॉन्डेज ये लोगों के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोगों को ये अपना एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अपना बॉन्डेड लेबर बना सके। एंड दो एक्सट्रैक्शन ऑफ लार्ज सरप्लस ऑफ फ्री कल्टीवेटर्स अटेम्प्टेड टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सरप्लस एक्सट्रैक्शन, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर इस चीज के बारे में बताई गई हैं। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। व्हाट वाज द हिप्पोड्रम, हाउ डू यू नो अबाउट द रोमन हाउस होल्ड वर रिच एंड व्हाट अमाउंटेड द 1/3 ऑफ देयर इनकम एंड राइट अबाउट द इनकम ऑफ देयर रोमन हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है और इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए जी, तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की, द नोमैडिक एम्पायर। अब इसमें पहला जो आपको सोर्स दिया हुआ है दैट इज द कैप्चर ऑफ बुखारा, कि किस तरीके से गंगेज खान ने जब बुखारा सिटी को कैप्चर किया तो वहां पर उन्होंने क्या स्पीच दी हुई है और उसे उनके जो क्रॉनिकलर है जुवैनी, उन्होंने उसे किस तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है। सो जुवैनी, अ 13th century Persian chronicler of the Mongol rulers of the Iran, carried on account of the capture of Bukhara in 1220. After the conquest of the city, Zuvani reported that Genghis Khan went to the festival ground where the rich residents of the cities were addressed them, ठीक है। यहाँ पर गंगेज खान ने क्या हुआ है कि गंगेज खान ने जब बुखारा को कैप्चर किया तो कैप्चर करे जाने के बाद वहां के जितने भी रेसिडेंट्स थे उन सभी को सिटी ग्राउंड में बुलवाया गया और बुलवाने के बाद यहाँ पर गंगेज खान ने क्या स्पीच दी हुई है वो लिखा हुआ है। सो ओ पीपल, यू नो दैट यू हैव कमिटेड ग्रेट सिंस एंड दैट द ग्रेट वंस अमंग यू हैव कमिटेड दीज सिंस। इफ यू आस्क मी व्हाट प्रूफ आई हैव फॉर दीज वर्ड्स, आई से इट बिकॉज आई एम द पनिशमेंट ऑफ द गॉड। इफ यू हैड
not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon you। ठीक है, तो गंगेज खान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर लोगों से, वो ये बोल रहे हैं कि तुम जो हो ना, तुम जो शहर के शहरवासी हो, ये समझने की कोशिश करो कि भाई तुमने कभी ना कभी कोई पाप किए होंगे, और तुम में से ये जो तुम्हारे शहर के ये जो अमीर लोग हैं, ये जो रिच हैं, इन्होंने कुछ और ज्यादा पाप किए होंगे। और ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर तुमने पाप नहीं करे होते, अगर तुमने सिंस नहीं करे होते, तो भगवान कभी भी तुम्हारे ऊपर मेरी जैसी पनिशमेंट तुम्हें कभी भी नहीं भेजता। सो नाउ वन मैन हैड एस्केप फ्रॉम बुखारा आफ्टर इट्स कैप्चर एंड हैड केम टू खुरासान। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक इंसान जो था वो बुखारा से भागकर कहां आ चुका था, खुरासान आ चुका था। एंड ही वाज क्वेश्चन अबाउट द फेट ऑफ द सिटी एंड ही रिप्लाइड। ठीक है, जब उससे बुखारा सिटी के बारे में पूछा गया, सो ही रिप्लाइड दैट दे केम, दे माइंड द वॉल्स, दे बर्न, दे स्लू, दे प्लंडर्ड एंड दे डिपार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने सारी चीजें किसके बारे में बताई हुई है, मंगोल्स के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। चलिए, अब क्वेश्चन यहाँ से कैसा बन रहा है बेटा, सो हु रोड एन अकाउंट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बुखारा, किसने लिखा हुआ है, ये हमने देखा जुवैनी ने लिखा हुआ है। नाउ व्हाट डिड गंगेज खान से टू द कॉन्कर्ड पीपल, क्या कहा था उन्होंने, तो ये पूरी जो है वो उनकी स्पीच है। नाउ दे केम, दे mind, they burned, they slew, they plundered and they departed. Who said that and what was referred to, what impact of these words have had on you। उसके बाद give two important contribution of the गंगेज खान। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अब यहाँ पे बतानी है। चलिए, तो ये रहे इसके आंसर्स। ठीक है, इसमें बताना है कि पहला किसने लिखा हुआ है, कि भैया जुवैनी ने लिखा हुआ है, 13th सेंचुरी पर्शियन क्रॉनिकलर है वो यहाँ के। उसके बाद कहाँ पर, तो जो फेस्टिवल ग्राउंड था उस सिटी का, बुखारा का, वहां पर गंगेज खान ने सभी रेजिडेंट जो थे उस सिटी के, वहां पर उन्होंने बुलाया और वहां पर उन्होंने ये सारी बात बताई हुई थी उन्हें कि आई एम द पनिशमेंट ऑफ गॉड, है ना, भगवान ने मुझे भेजा हुआ है ताकि मैं आपको क्या कर सकूं, आपको अपने पापों की यहाँ पर सजा दे सकूं। देन उसके बाद और यहाँ पर बात हो रही है कि भाई ये जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ था, दैट दे प्लंडर्ड, दे केम, है ना, तो ये किसने कहा हुआ था, कि बुखारा के ही एक जो सिटीजन थे, एक रेजिडेंट थे, उनसे ये पूरी बात उन्होंने बताई हुई थी। ठीक है, सो ही वाज रेफरिंग टू, किसको, दे किसको कहा हुआ था उन्होंने, तो जो मंगोल्स आए हुए थे उनको वो दे से यहाँ पर बुला रहे थे। इंपैक्ट क्या हुआ कि भाई मंगोल जो थे वो काफी क्रूअल थे, पूरी सिटी जो थी वो उन्होंने यहाँ पर डिवास्टेट कर दी थी, है ना, कई सारी हार्श पनिशमेंट जो है वो लोगों को दी जा रही है, उनका बिजनेस, उनका एग्रीकल्चरल लैंड, हर चीज जो है वो यहाँ पर डिवास्टेट किया जा रहा है। उसके बाद गंगेज खान की अगर बात करें तो उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ था, पहली चीज कि उन्होंने काफी डिसिप्लिन और एक यूनिफाइड आर्मी जो है वो यहाँ पर बनाई हुई थी नोमैडिक हॉर्स को लेकर। एंड देन he made the fighting machine into which a destructive power that facilitate their success in the forming of one of the largest empire। और उन्हीं के मिलिट्री स्टैटिस्टिक्स से, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी से कहीं ना कहीं एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर जो है वो मंगोल्स यहाँ पर बना पाए थे। ठीक है जी, चलिए अब ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। चलिए अब आगे बात करते हैं अगले सोर्स की। सो एस्टिमेटेड एक्सटेंट ऑफ मंगोल्स डिस्ट्रक्शन, कि जब मंगोल सिटीज का डिस्ट्रक्शन कर रहे थे तो वहां पर कितने लेवल पर, कितने एक्सटेंशन तक यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कितना डिस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, सो ऑल रिपोर्ट ऑफ गंगेज खान कैंपेन एग्री एट द वास्ट नंबर ऑफ पीपल किल्ड फॉलोइंग द कैप्चर ऑफ सिटी दैट डिफाइड हिज अथॉरिटी, द नंबर ऑफ स्टैगरिंग। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि भाई जब गंगेज खान हर उस सिटी को जो कहीं ना कहीं उन्हें डिफाइज करते हैं, उनकी अथॉरिटी को मानने से मना कर देते हैं, तो वहां पर इस तरीके से, है ना, आप बोल सकते हैं इस लेवल पे डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन जो है वो देखा जा रहा है। तो जब कैप्चर किया गया किसका, निशापुर का, कब 1220 में, तो 17,47,000 पीपल जो है उन्हें मसाकट किया गया। वहीं पर अगर आप हैरत की बात करें, विच वॉज डिवास्टेटेड इन द ईयर 12,022, यहाँ पर कुछ 16 लाख लोगों को मारा गया है। बगदाद में, है ना, 8 लाख लोग मारे जा रहे हैं। स्मॉलर टाउन्स जो है वो भी इसी तरीके से यहाँ पर सफर कर रहे हैं, निशा हो गया, बैक हो गया, ठीक है, कुश्तुन हो गया, ये सारे प्रोविंसेस जो है वो यहाँ पर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ हाउ डिड द मिडिवल क्रॉनिकल अराइव एट सच फिगर, तो मिडिवल क्रॉनिकल्स जो हैं वो इस फिगर्स को कैसे काउंट करते थे, तो यहाँ पर जुबीनी ने बताया हुआ था कि वहां पर एक सिटी की बात हो रही थी जिसका नाम था मेर्व। ठीक है, तो मेर्व में क्या किया गया, ये देखा गया कि भाई 13 लाख लोगों को यहाँ पर मारा गया था, और इसकी काउंटिंग इस तरीके से हुई कि हर लाख जो है शहर से, है ना, हर दिन जो है शहर से कुछ 1 लाख डेड बॉडीज, 1 लाख कॉर्पस जो है वो साफ करे जा रहे हैं, और कुल 13 दिनों में ये पूरा काम जो है वो किया गया था। ठीक है, तो इससे पता चला कि भाई कुल 13 लाख जो है लोग जो है वो यहाँ पर मारे जा रहे हैं। नाउ विच सिटीज वर जनरली डिस्ट्रॉयड बाय गंगेज खान्स कैंपेन, नेम 4 cities where lack of people were killed। ये आपको इसमें से, ये पैरा में से देख के बताना है।
Then name two smaller towns that saw the death of Genghis Khan and who stated the number of people killed at Merv. How did they reach to the figure about the number of people killed in Merv? ठीक है, तो ये आंसर काफी इजी है, काफी अच्छे तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी सिटीज को डिस्ट्रॉय किया हुआ था? तो निशापुर, हेरत, बगदाद, मेर्व। ठीक है, और उसके बाद अगर स्मॉलर टाउन्स की बात करें तो स्मॉलर टाउन्स में यहाँ पर टुन्स इन कोहिस्तान दिख रहा है, नासा दिख रहा है। ठीक है, ये सारी सिटीज हो गई। उसके बाद किसने अकाउंट लिखा हुआ था? तो जुबीनी ने ये पूरा अकाउंट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ था और बताया था कि भाई हर दिन जो है वो 1 लाख कॉर्पस को वहां से क्लियर किया जा रहा था। तो क्योंकि टोटल 13 दिनों तक किया इसलिए 13 लाख कॉर्पस थे। ठीक है, चलिए अब अगला, यहां पर गजन खान जो है उनकी बात हो रही। तो गजन खान एक पहले मंगोल रूलर थे जिन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया हुआ था। ठीक है, तो यहां पर गजन खान जो है उनकी स्पीच बताई हुई है जो कि उनके वजीर रशीदुद्दीन ने लिखी हुई है। ठीक है, और उस स्पीच में वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मंगोल रूलर्स हैं उनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है किसके टुवर्ड्स द सेटल सोसाइटी और दी पीजेंट्री। ठीक है, तो उसकी बात जो है वो यहां पर स्पीच में बताई हुई है। सो गजन खान हु रूल्ड फ्रॉम 1295 टू 1304 was the first Ilkhanid ruler to convert to Islam. ठीक है, he gave the following speech of the Mongol Turkish nomads commander. उनकी आर्मी में जो मंगोल टर्किश नोमैड कमांडर्स थे उन्हें वो यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं जो कि उनके वजीर राशिदुद्दीन ने यहाँ पर रिकॉर्ड करी हुई है। I am not on the side of the Persian peasantry. If there is a purpose in pillaging them all, there is no one with more power to do this than I. क्या बोल रहे हैं कि भाई मुझे इस सेडेंटरी सोसाइटी से कोई हमदर्दी नहीं है ना, मैं ये नहीं चाहता कि हम इन्हें कभी ना लूटें, बट मैं ये चाहता हूं कि अगर आप इन्हें लूटें तो उस समय पर आपको क्या ध्यान रखना है उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। So let's rob them together. But if you wish to be certain of collecting grains and food for your tables in the future, I must be harsh with you. और उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर में तुम्हारे पास ग्रेन हो, तुम्हारे पास फूड्स हो, तुम्हारे पास फूड हो, तो उन सभी चीजों के लिए जरूरी है कि तुम इन लोगों के साथ थोड़ी नरमी बरतो। ठीक, so you must be taught a reason. If you insult the peasantry, taken their oxen, the steed will and trample their crops into the ground, what will you do in the future? ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम इनके खेतों को जला दोगे, इनको हटा दोगे, इनके ऑक्सीजन से ले लोगे, तो फिर फूड कहां से प्रोड्यूस होगा? कौन यहां पर एग्रीकल्चर करेगा? सो द ओबीडियंट पीजेंट्री मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द पीजेंट्री हु आर रेबेल्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि भाई इसलिए जरूरी है कि पीजेंट्री को हम टोटली डिस्ट्रॉय ना कर दे, बल्कि ये जरूरी है कि देयर शुड बी मेड अ डिस्टिंक्शन, जहां पर जो ओबीडियंट पीजेंट्री है उनके साथ हम नरमी बरतें ताकि वो क्या करें, आगे हमें ग्रेन प्रोडक्शन करके दें, और जो लोग एक तरीके से वॉयलेंट है, जो लोग डिसओबीडियंट हैं, उनके साथ हम वॉयलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या बन रहा है? दैट नेम द इल्खानिद रूलर हु अडॉप्टेड द इस्लाम एंड व्हिच रिलीजन वाज फॉलोड बाय हिम। तो कौन थे ये रूलर? भाई गजन खान थे, फर्स्ट इल्खानिद रूलर थे जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। नाउ हु ड्राफ्टेड द स्पीच ऑफ गजन खान एंड फॉर हुम? किसने स्पीच ड्राफ्ट करी थी? तो उन्हीं के वजीर रशीदुद्दीन ने। ठीक है, और क्यों? बिकॉज किसके बारे में लिखी हुई थी? पीजेंट्स के बारे में। देन अकॉर्डिंग टू द गजन खान व्हिच टाइप ऑफ पीजेंट्री वुड बी बेनिफिशियल इन फ्यूचर? तो कौन सी पीजेंट्री बेनिफिशियल होगी? ओबीडियंट पीजेंट्री। ठीक है, चलिए अब अगले सोर्स की तरफ चलते हैं जो कि हमें यासा के बारे में बता रहा है। यासा के बारे में हम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना कि यासा क्या है बेटा? मंगोल्स का लॉ है। ठीक है, सो इन 1221 आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बुखारा, गंगेज खान हैड असेंबल्ड द रिच मुस्लिम रेसिडेंट्स एट द फेस्टिवल ग्राउंड हैड एडमोनिश्ड देम। क्या किया भाई? गंगेज खान ने, है ना, 1221 में बुखारा में जब सभी लोगों को गैदर किया हुआ था फेस्टिवल ग्राउंड में, उसी के आगे की ये पूरी कहानी उन्होंने बताई हुई है। तो यहाँ पर बात हुई कि उन्होंने सिनर्स कहा हुआ था, उन्हें वॉर्न किया हुआ था, है ना, कि क्योंकि उन्होंने सिन करे हुए हैं, इस कारण से गंगेज खान ने उनके ऊपर अटैक किया और अब वो चाहते हैं कि उनके पास जो भी हिडन वेल्थ है वो सारी की सारी वेल्थ जो है वो यहाँ पर आकर वो सबमिट कर दे। ठीक है, एंड दिस एपिसोड वाज ड्रामेटिक इनफ टू बी पेंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड्स एंड पीपल स्टिल रिमेंबर दिस इंसिडेंट। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो अभी अपन बुखारा वाली पढ़कर आए हैं उसी की बात हो रही है। अब बहुत समय बाद आगे जाकर गंगेज खान के, है ना, जो एक सक्सेसर होते हैं, सो इन द लेट 16th सेंचुरी अब्दुल्ला खान, अ डिस्टेंट डिसेंडेंट ऑफ द जोची गंगेज खान एल्डेस्ट सन, वेंट टू द सेम फेस्टिवल ग्राउंड इन द बुखारा। ठीक है, तो उन्होंने भी वही काम किया जो कि गंगेज खान बहुत पहले कर चुके थे। जो अब्दुल्ला है वो भी बुखारा के उसी ही फेस्टिवल ग्राउंड में जाते हैं। सो अनलाइक गंगेज खान, हाउएवर, अब्दुल्ला खान वेंट टू परफॉर्म हिज हॉलीडे प्रेयर देयर। ठीक है, अब गंगेज खान तो क्यों गए थे उस ग्राउंड में? ताकि वो वहां पर लोगों को कैप्चर करके उनकी जो वेल्थ है उसको वो कलेक्ट कर सके। लेकिन अब्दुल्ला खान इसलिए गए थे ताकि वो उस फेस्टिवल ग्राउंड में अपनी जो नमाज है ना, जो अपनी हॉलीडे प्रेयर है, उसको वो यहां पर कर सकें।
So his chronicler Hafiz A. Tanish reported this performance of Muslim piety by this master and included the surprising comment, this was according to the Yasa of Genghis Khan। ठीक है, और जो उनके क्रॉनिकलर थे उन्होंने इस चीज को रिलेट कर दिया किस चीज से कि भाई क्योंकि गंगेज खान भी यहाँ पर आए हुए थे और इसी ही कारण से है ना, इसी ही कस्टम को फॉलो करते हुए उनके जो रूलर हैं अब्दुल्ला वो भी इसी फेस्टिवल ग्राउंड में और यहाँ पर आकर उन्होंने नमाज को अदा करी हुई थी। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो हाउ वाज गंगेज खान नेफ्यू डिफरेंट फ्रॉम द गंगेज खान? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि भाई गंगेज खान के जो नेफ्यू हैं वो गंगेज खान से कैसे डिफरेंट है। एंड डिड द मीनिंग ऑफ यासा अल्टर ओवर द 4 centuries सेपरेटिंग गंगेज खान फ्रॉम अब्दुल्ला खान? गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ यासा, व्हाई डिड हाफिज ए तनिश मेक अ रेफरेंस टू गंगेज खान यासा इन कनेक्शन विद द अब्दुल्ला खान प्रेयर एट द मुस्लिम्स फेस्टिवल ग्राउंड? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व करने। अब पहला जो है कि भाई क्या वो उनसे डिफरेंट थे, तो बिल्कुल डिफरेंट थे, है ना, कि भाई गंगेज खान जो है वो वहां पर किसी और पर्पस से गए थे, लेकिन अगर आप अब्दुल्ला की बात करेंगे तो उनका पर्पस यहां पर जाने का कुछ और रहा था। ठीक, उसके बाद अब यासा का मीनिंग क्या चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम? तो हमने भी देखा हुआ था कि हाँ, यासा का जो मीनिंग था वो चेंज हुआ था। शुरुआत में यासा क्या था? शुरुआत में जो ट्राइबल सोसाइटीज थी, जो नोमैडिक सोसाइटीज थी, उनके जो कस्टम्स थे वो यासा में लिखे जा रहे थे। लेकिन आगे जाकर जैसे ही गंगेज खान आए तो गंगेज खान के जो दिए हुए ऑर्डर्स थे उन सभी ऑर्डर्स को कंपाइल किया गया और यासा को बनाया गया था। तो जो उसका कॉनोटेशन था, जो उसका मीनिंग था, वो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम यहाँ पर चेंज हुआ था। उसके बाद यासा हमें क्या बता रहा था? तो यासा इज बेसिकली यूज्ड टू कोहर द मंगल पीपल अराउंड अ बॉडी ऑफ शेयर्ड बिलीव्स। उन्होंने जो यासा है वो कहीं ना कहीं यूनिफाइड अम्ब्रेला के अंदर सारे जो डाइवर्स मंगोलियन सोसाइटीज आप देख रहे हैं उन सभी को वो लेकर आ रहा है। एंड इट एक्नॉलेज द मंगोल्स एफिनिटी टू द Genghis Khan, his descendant, and even they absorb different aspects of the sedentary societies। और अब जो यासा बना उस यासा के अकॉर्डिंग गंगेज खान की अथॉरिटी मानी जा रही है, उनके बच्चों की अथॉरिटी मानी जा रही है, और साथ ही साथ नई चीजें जो उन्होंने सेडेंटरी सोसाइटी से सीखी हुई थी वो सभी चीजें भी इस यासा में इंक्लूड करके अब पूरी मंगोलियन सोसाइटी जो बनी हुई है वो इसे फॉलो कर रही है। नाउ उसके बाद और बात हो रही है कि और क्या यासा ने दिया हुआ है। तो मंगोल्स को कॉन्फिडेंस आया है उनकी एथनिक आइडेंटिटी के बारे में, जो लॉज उनके जो उन्होंने इंपोज करे उनके डिफाइड सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, एक एक्सट्रीमली एम्पावरिंग पावर जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद हाफिज तनिश की बात हो रही है, दैट रेफरेंस टू द गंगेज खान यासा, कि क्या बताया उन्होंने कि भाई फेस्टिवल ग्राउंड में गए थे ताकि वो अपने आप को लेजिटिमेट प्रूव कर सके, है ना। देखिए क्या बताया जा रहा है कि भाई हर कोई जो है अब आगे वाले जो उनके सक्सेसर्स हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं गंगेज खान से कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि गंगेज खान जो है वो एक काफी पॉपुलर फिगर है, और अगर आप अपने आप को गंगेज खान से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपका उन्हीं का कोई कस्टम, उन्हीं के थ्रू किया गया कोई काम आपको दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ किसने किया हुआ था? अब्दुल्ला ने। और उनके जो हाफिज तनिश जो उनके क्रॉनिकलर हैं उन्होंने ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करी हुई थी। चलिए जी, अब ये तो थी हमारी बात चैप्टर 3 की। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, द 3 ऑर्डर्स। ठीक, अब इसमें पहला जो सोर्स है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें डिफरेंशिएशन, क्लासिफिकेशन जरूरी है। सो दिस इज अबाउट इन द 12th century द एबिस हिल्डेगार्ड ऑफ द बिंगन रोड। ठीक है, यहाँ पे जो एबिस है, एबिस हमने पढ़ा हुआ था कि कौन है, कि भाई मोनेस्ट्री के जो हेड हैं उन्हें एबिस या एबे यहाँ पर कहा जा रहा है। So he wrote, who would think of herding his entire cattle in the same stable? ऐसा कौन इंसान होगा जो अपने सभी जानवरों को एक ही स्टेबल में हर्ड करने के लिए छोड़ देगा? काउ, डंकी, शीप, गोट्स विदाउट डिफरेंस, है ना, सारे एनिमल्स हैं और किसी के बीच में कोई डिफरेंस ना रखा जाए। So therefore it is necessary to establish difference among human beings so that they do not destroy each other. God make distinction among them, his flocks in heaven as on earth. All are beloved by him, yet there is no equality among them। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई जिस तरीके से भगवान ने इतने सारे क्रीचर्स बनाए हुए हैं और उनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ डिस्टिंक्शन बनाया हुआ है, वैसे ही उन्होंने ह्यूमंस बनाए, और ये जरूरी है कि हम ह्यूमंस के बीच में भी डिस्टिंक्शन करें ताकि वो एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करे। एक शांत, एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी, एक पीसफुल सोसाइटी बनी रहे जहां पर हर एक इंसान जो है वो अपना काम करे। तो ये जो थॉट्स हैं ये किसके हैं? एबिस हिल्डेगार्ड के हैं। चलिए, अब उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन कैसे सकते हैं वो देखते हैं। So, who is the author of the passage? What is the author trying to convey through this passage? Why it is necessary to establish difference? What analogy did author use to justify the inequality? ठीक है, तो एनालॉगी मतलब कि जो एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ था। तो ऑथर कौन है बेटा? एबिस डी हिल्डेगार्ड। ठीक है, क्या ट्राइंग टू कन्वेंस करे कि सोसाइटी जो है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। नेसेसरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ताकि लोग जो है वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय ना करें। और एनालॉगी किससे बताई हुई है? एनिमल के एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ये सारे आपके इसमें आंसर्स रहे।
चलिए, अब ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। दैट हु वाज एबिस हिल्डेगार्ड, वाज ही इन फेवर ऑफ 3 ऑर्डर, क्या एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ था और 3 ऑर्डर क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए अब अगले की तरफ चलें। चलिए अब अगला जो है जिसमें यहाँ पर आपको एक पोयम दी हुई है, एक फेमस सॉन्ग दिया हुआ है जो कि नाइट्स के थ्रू गाया जा रहा है उनके लॉर्ड्स के लिए, तो चलिए उसे देखते हैं। सो इफ माय डियर लॉर्ड इज स्लेन हिज फेट आई विल शेयर, इफ ही इज हैंग्ड देन हैंग मी बाय हिज साइड। तो क्या बोला जा रहा है कि नाइट्स यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मेरे जो लॉर्ड हैं अगर उन्हें काटा जाए तो मैं भी उनके साथ उनकी जो किस्मत है, उनका जो फेट है उसको शेयर करूंगा। अगर उन्हें फांसी पर लटकाया जाता है तो मैं भी उनके साथ उन्हें फांसी पर ज्वाइन करूंगा। इफ टू द स्टेक ही गोज with him I'll burn and if he is drowned then let me drown with him। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर उन्हें आग में डाला जाएगा तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा, अगर उन्हें डुबाया जाएगा तो मैं भी उनके साथ डूबूंगा। तो ये एक फेमस पोयम है, एक फेमस फ्रेंच पोयम है ना, विच वॉज सung इन द 13th सेंचुरी। डून दे मैंसीज इनके राइटर हैं एंड विच इज टू बी sung रिकाउंटिंग द एडवेंचर ऑफ द नाइट, जो कि नाइट के थ्रू गाई जा रही है उनके लॉर्ड्स के लिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन रहा है तो चलिए देखते हैं। सो हु हैज रिटन दीज लाइन्स, तो डियोन दे मैंसी। To whom the knight is referring to, किसे बता रहे हैं, वो अपने लॉर्ड्स को बता रहे हैं यहाँ पे। Who were the knights and what were his duties। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर बेस्ड जो आपका नॉलेज है उस पर आपको बताना है। एंड what factors contributed to their decline, और आगे जाकर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जो लॉर्ड्स हैं, सॉरी जो नाइट्स हैं वो यहाँ पर डिक्लाइन देख रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर अगर हम उनके आंसर्स की बात करें तो ये किसने लिखी हुई थी ये पोयम, दिस इज लाइन्स वर रिटन बाय द 13th सेंचुरी फ्रेंच पोएट, ठीक है, जिनका नाम था डून दे मैंसी, रिकाउंटिंग द एडवेंचर्स ऑफ द नाइट्स। किसके बारे में बात हो रही थी, लॉर्ड्स के बारे में हो रही थी। अब यहाँ पर आपको नाइट्स के बारे में बताना है। तो नाइट्स कौन थे बेटा, नाइट्स वर द प्रोफेशनल माउंटेड वॉरियर्स, जिन्हें यहाँ पर रिक्रूट किया जाता था लॉर्ड्स के थ्रू एक लैंड देकर, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे फीफ कहा जा रहा है। तो फीफ देकर लॉर्ड जो है वो नाइट्स को रिक्रूट कर रहे हैं, जो कि एक प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरीके से, एक प्रोफेशनली कैवलरी जो है वो यहाँ पर लॉर्ड्स को दे रहे हैं ताकि वो वॉर्स में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक, उसके बाद इनकी ड्यूटीज क्या थी, सो दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट द पीस ऑफ लैंड, द पेमेंट, उसके बाद द पेमेंट ऑफ रेगुलर फी एंड फाइट फॉर द लॉर्ड्स इन द वॉर्स। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं ये वॉर की तरफ से यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं वॉर्स में। अब उनका डिक्लाइन कैसे देखा गया, तो जब एब्सोल्यूट मोनार्कीज आई, तो एब्सोल्यूट मोनार्कीज आने के बाद लॉर्ड से जो यहाँ पर आप बोल सकते हो सोल्जर्स को यहाँ पर मंगवाया जाता था वो यहाँ पर खत्म हो गया। और अब जो किंग है उन्होंने अपने पास खुद की एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जो है वो यहाँ पर रख ली। तो अब ये जो नाइट्स जो हैं जो अभी तक अपने लॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे वो पोजीशन जो है उसका डिक्लाइन यहां पर हम देख रहे हैं। चलिए अगली की बात करते हैं। सो इन बेनेडिक्टाइन मॉनेस्ट्री देयर वाज अ मैन्यूस्क्रिप्ट विद 73 चैप्टर ऑफ रूल्स व्हिच वर फॉलोड बाय मॉन्क्स फॉर मेनी सेंचुरीज। हियर आर सम ऑफ द रूल्स व्हिच दे हैड टू फॉलो। ठीक है, तो यहां पर कुछ लॉज लिखे हुए हैं, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जो बेनेडिक्टाइन मॉनेस्ट्री के जो मॉन्क्स हैं उन्हें यहां पर फॉलो करने होते थे। चैप्टर 6 में द परमिशन टू स्पीक शुड बी रेयरली ग्रांटेड टू द मॉन्क्स। मॉन्क्स जो हैं उन्हें बोलने की जो परमिशन है वो बहुत कम यहां पर ग्रांट करी जानी चाहिए। अगला है ह्यूमिलिटी मीन्स ओबीडियंस, कि अगर कोई एक मॉन्क है और आप समझते हैं कि अगर वो मॉन्क काफी हम्बल है, काफी विनम्र है, तो उसके लिए उसे ओबीडियंस होना ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए जो लॉज बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं वो बिना किसी भी तरीके के ओपोजिशन के उसके चुपचाप मान ले। Then chapter 3, no monk should be own private property. Chapter 47, idleness is the enemy of the soul, so freers and sisters should be occupied at the certain time in manual labor and at fixed hours in sacred reading। और क्या बोला गया है कि क्योंकि भाई आलस जो है वो मॉन्क्स का क्या है, दुश्मन है, इसलिए जरूरी है कि जो फ्रीयर्स हैं, फ्रीयर्स कौन होते थे बेटा, वो मॉन्क जो एक जगह पर ना रहकर अलग अलग जगहों पर मूव करते रहते थे। और जो सिस्टर्स हैं, है ना, यानी कि जो नन हैं, वो दोनों जो हैं अपने दिन का सारा काम जो है वो अलग अलग तरीके के मैनुअल लेबर में इंगेज करें। Then chapter 48, the monastery should be laid out in a such a way that all necessity to be found within the bounds like watermill, garden and workshops। चले अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, तो वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि what does humility mean। ह्यूमिलिटी का क्या मतलब था, ह्यूमिलिटी का मतलब था ओबीडियंस, हम्बलनेस। what does chapter 47 से, क्या बोला हुआ था चैप्टर 47 में कि भाई idleness is the enemy of the soul, ये बताना था आपको। now what sort of values are reflected in this chapter, तो किस तरीके की वैल्यूज की बात करी गई है, तो भाई एक जो मॉन्क है उसे हम्बल होना चाहिए, उसे ट्रुथफुल होना चाहिए, उसे ओबीडियंट होना चाहिए। ये सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर मॉन्क के बारे में बताई हुई हैं। चलिए
अब अगली जो है वो यहाँ पर एक पोयम ली हुई है, जॉफरी चौसर ने जो यहाँ पर किताब लिखी थी कैंटरबरी टेल्स में, और उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि भाई लोग जो हैं वो कब यहाँ पर पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन इन अप्रैल द स्वीट शॉवर फेल्स एंड पियर्स द ड्रॉट ऑफ मार्च टू द रूट्स, ठीक है। तो जिस तरीके से हम हमारी कविताओं में क्या बोलते हैं कि भाई जैसे जब बारिश गिरती है तो जो सूखी जमीन है वो क्या होता है, खिल उठता है, तो वैसा ही कुछ इन्होंने भी बोला हुआ है कि अगर आप यूरोप की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि अप्रैल में जब बारिश हो रही तो उस समय तक मार्च तक जो पूरा लैंड जो था, जो ड्रॉट से यहाँ पर परेशान था, अब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर पानी गिर रहा है, वो मॉइस्ट बन रहा है। एंड द स्मॉल बर्ड्स आर मेकिंग मेलोडीज दैट स्लीप्स अवे द नाइट विद ओपन आई। और क्या बोल रहे हैं कि भाई जो छोटी छोटी चिड़िया जो अभी तक अब मेलोडीज गा रही हैं, अपना गाना सुना रही हैं, है ना, जो रात में आंखें खुली रख के यहाँ पर सो रही हैं। और उसी ही समय पर उन्होंने बताया कि नेचर इंडिकेट कर रहा है लोगों को ताकि वो क्या करें, पिलग्रिमेज करें, ठीक है। So then people long to go on pilgrimage and palmers long to seek their foreign shrines of far off saints revered in various lands and specially from every time of England to Canterbury they make their journey, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हुआ कि वो एक ऐसा समय तक जहाँ पर लोग जो है वो अपना पिलग्रिमेज जो है वो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पैसेज मीन्स। तो क्या बोला हुआ उसमें कि भाई जब पानी गिरता है, जब रेन शावर होता है अप्रैल में, तो अब ड्रॉट जो है मार्च का वो खत्म हो रहा है और नेचर कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है दैट दिस इज द टाइम व्हेन पीपल कैन स्टार्ट देयर पिलग्रिमेज, ठीक है। नाउ व्हाट आर स्मॉल बर्ड्स डूइंग एंड वेयर द पीपल आर गोइंग। क्या कर रही हैं स्मॉल बर्ड्स, सिंगिंग कर रही हैं, चर्पिंग कर रही हैं, ठीक है। और उस समय पर लोग जो हैं वो अपने पिलग्रिमेज को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। एंड हु आर पाल्मर्स, पाल्मर्स आर कौन है, पाल्मर्स आर द पीपल हु यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। तो दीज आर द काइंड ऑफ अ पर्सन वेयरिंग 2 palm leaves as a sign of pilgrimage made to the होली लैंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो कैथेड्रल्स बन रहे थे, उन कैथेड्रल्स में ये जो स्टेन्ड ग्लासेस हैं वो क्यों बनाए जा रहे हैं और वो आपको क्या डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है जी, आइए। सो बिकॉज ऑफ द inadequacy which we often felt on feast day, for the narrowness of the place forced the women to run towards the altar upon the heads of the men with much anguish and noisy confusion to enlarge and amplify the noble church। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई कभी कभी ऐसा होता था जब चर्च में कोई बड़ा फेस्टिवल होता था और उस फेस्टिवल में ये देखा गया कि बहुत सारे जो लोग हैं वो चर्च में एंट्री करते थे, और क्योंकि वहां पर जगह नहीं है, तो जगह नहीं होने के कारण जो महिलाएं थी, जो फीमेल थी, वो यहाँ पर अल्टार की तरफ चली जाती थी और जो ऐसा लगता था मानो कि वो मेन के हेड के ऊपर खड़ी हुई है बालकनी में, ठीक है। तो इसके कारण उन्होंने क्या सोचा, इसके कारण जो चर्च और जो अथॉरिटीज थी उन्होंने यहाँ पर बात करी दैट देयर इज अ नीड टू एनलार्ज दीज चर्चेस, और इस कारण से उन्होंने बनाना शुरू किया क्या, कैथेड्रल्स को। So we also caused to be painted by exquisite hands of the masters with different regions a splendid variety of new windows। और यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि भाई हमने जो इस चर्च है उसकी अगर आप विंडोज की बात करेंगे तो उसके ऊपर जो ग्लास लिखे हुए हैं वो काफी प्रोफेशनल हाथों से, है ना, काफी स्किल्ड क्राफ्टमैन से उन्हें पेंट करवाया हुआ है, ठीक है, जो कि काफी सुंदर लग रही है। बिकॉज दीज विंडोज आर वैल्यूएबल ऑन अकाउंट ऑफ देयर वंडरफुल एग्जीक्यूशन एंड प्रोफ्यूज एक्सपेंडिचर ऑफ पेंटेड ग्लास एंड सफायर ग्लास, वी अपॉइंटेड एन ऑफिशियल मास्टर क्राफ्टमैन फॉर their protection and also a goldsmith who would receive their allowance, namely coins from the altars and floors from the common stores of their brotherhood। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई क्योंकि ये जो कांच जो है ना ये बहुत सुंदर है, बहुत डेलिकेटली इन्हें बनाया गया है, बहुत मेटिकुलसली इन्हें बनाया गया है, और इसमें बहुत सुंदर सुंदर चीजें जैसे कि ग्लास लगा हुआ है, सफायर ग्लास लगा हुआ है, डेकोरेटेड ग्लास लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए जरूरी था कि इनके प्रोटेक्शन के लिए हम एक ऑफिशियल को रिक्रूट करें, जो कि उन्होंने यहाँ पर किया हुआ था। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि एक गोल्डस्मिथ भी यहाँ पर लगाया हुआ था जो अपनी पेमेंट जो है वो कॉइन के फॉर्म में, और यहाँ पे अगर आप बात करें कि जो फ्लोर, जो स्टोर हाउस उन्हें मिल रहा है उस चर्च के आसपास रहने वाले जो कॉमन लोग हैं उनके थ्रू, वो उनकी एक तरीके की सैलरी होती थी। And who would never neglect their duty and to look after these work, ताकि उन्हें बार बार ये याद रहे कि भाई ये जो काम वो कर रहे हैं वो उनकी ड्यूटी, और उसमें वो कहीं भी डेविएट ना करें, ये सारी बातें उन्हें ध्यान में रहे। सो यहाँ ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है अबाउट शुगर का, अबाउट द एबेज ऑफ द सेंट डेनिस नियर
पेरिस। ठीक है, ये एक स्टेन ग्लास विंडो है जिसमें बताया हुआ है चार्ल्स कैथेड्रल का। तो हमने पढ़ा हुआ था कि भाई कैथेड्रल्स की जो विंडोज हैं ये क्या डिपिक्ट कर रही थी, बाइबल में लिखी हुई जीसस क्राइस्ट के बारे में जो अलग अलग कहानियां हैं, क्योंकि लोग उस समय पर है ना पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें ओरल नॉलेज के ऊपर या आप अगर कोई पिक्चर बता देते तो उससे वो ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते थे। इसलिए चर्च में जब इस तरीके से स्टेन ग्लासेस लगवाई गई तो उनके ऊपर बाइबल की जो स्टोरीज है उनको वहां पर नरेट किया गया था। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द विंडोज वर प्रीशियस हाउ एंड हु वुड रिसीव देयर अलाउंस नेमली कॉइन्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी इजी क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑफिशियल मास्टर यहाँ पर अपॉइंट किया हुआ था, प्रीशियस मेटल जैसे वंडरफुल एग्जीक्यूशन एक्सपेंडिचर पेंटेड ग्लासेस सफायर ग्लासेस यूज करे गए थे, और किसे कॉइन्स में सैलरी मिल रही थी तो यहाँ पे गोल्डस्मिथ को। ठीक है, चलिए अब ये इसके ऊपर होमवर्क क्वेश्चन है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, और ये जनरली रिपीट होता हुआ देखा गया है कई सारे क्वेश्चन पेपर्स में कि भाई ये आता है ये क्वेश्चन, तो आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए अब अगला है जिसमें आपको यहाँ पर ब्लैक डेथ के बारे में बताया हुआ है कि भाई ब्लैक डेथ जब आ रहा था 13-14 सेंचुरी में, तो उस ब्लैक डेथ में किस तरीके का, स्पेशली 14 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ब्लैक डेथ के समय पर किस तरीके से यूरोप में डेथ हो रही है ना, लोग कितने मासिव लेवल पर यहाँ पर डिवास्टेशन देखा जा रहा है, उस सभी चीजों की उन्होंने यहाँ पर बात करी हुई है। सो हाउ मेनी वेलियंट मेन, हाउ मेनी फेयर लेडीज हैड ब्रेकफास्ट विद देयर किनफोर्स एंड द सेम नाइट सप्ड विद देयर एंसेस्टर्स द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो क्या बोल रहे हैं कि भाई ऐसे न जाने कितने बोल सकते हो बहादुर आदमी हैं, कितनी सुंदर सुंदर औरतें हैं जो क्या कर रही हैं, जो दिन में अपना जो खाना है, जो अपना लंच है वो अपने परिवार के लोगों के साथ कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन रात का जो सपर है वो अपने एंसेस्टर्स के साथ यानी कि स्वर्ग में बैठे हुए लोगों के साथ वो यहां पर उसे खा रहे हैं। The condition of the people were pitiable to behold. They sickened by the 1,000 daily and died unattended and without help. और क्या बोल रहे हैं कि भाई कंडीशन जो है वो काफी खराब है, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा तरीके से बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स में बीमार पड़ रहे हैं, और क्योंकि कोई उनको अटेंड करने के लिए नहीं है, कोई उनकी हेल्प करने के लिए नहीं है, इसलिए जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा वर्स्ट होती हुई नजर आ रही है। So many died in open street, other dying in their houses made it known by a stench of their rotting bodies. और क्या बोला हुआ है कि भाई बहुत सारे लोग अपने घरों में, कोई यहाँ पर सड़कों पर, और वो उनकी डेथ हो रही है, और उनके बारे में पता कैसे चलता है, जब उनकी बॉडी जो है वो सड़ने लगती है और उससे जो रॉटिंग स्मेल है वो यहां पर चारों तरफ फैल जाती है। सो consecrated churchyard did not suffice for the burial of the vast multitudes of bodies which were heaped by hundreds in vast trenches like goods in a ship and hold and covered with a little earth। ठीक है, तो क्या बोला है कि भाई जो चर्च है ना उसमें इतनी जगह ही नहीं है कि इतनी सारी डेड बॉडीज को बरी किया जा सके, इसलिए क्या किया गया है कि एक जो डेड बॉडीज थी उन्हें बड़ी बड़ी ट्रेंचेस में यहाँ पर डाल दिया है था, नालियों में डाल दिया था, और उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो इस तरीके से डाल दी थी क्योंकि इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि इतनी सारी डेड बॉडीज को एक साथ किस तरीके से बरी यहाँ पर किया जा सकता है। Now the questions are कि what was the author referring to the passage, किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो भाई ब्लैक डेथ के समय पर जो हैवॉक क्रिएट हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। Why was the condition of the people pitiable, क्यों यहाँ पर कंडीशन खराब है, क्योंकि लोग यहाँ पर डेली में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, इस कारण से कंडीशन जो है वो काफी खराब है। Now what does the line consecrated churchyard did not suffice for the burial for the vast multitudes of body in the passage means, तो क्या बताया हुआ था कि भाई कि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में उनकी डेथ हो रही है और चर्च में इतनी स्पेस नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक साथ दफनाया जा सके आसानी से, उन्हें जो एक आप बोल सकते हो जो एक बहुत अच्छा बरियल उन्हें देना चाहिए, जो लास्ट राइट्स उनके किए जाने चाहिए वो करे जा सके, इस कारण से लोगों को जो भी पॉसिबल हो पा रहा है उस तरीके से उन्हें दफनाया जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, जिसमें हमने ये सारी चीजें देखी हुई। अब हमने बात करनी है हमारे चैप्टर नंबर 5 की, द चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। चलिए जी, अब यहां पर आपके पास एक सोर्स है जिसमें बताया हुआ है द सिटी स्टेट की किस तरीके से इटली में जो सिटी स्टेट्स बन रही थी उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। सो कार्डिनल गैस्पारो कंट्रानी राइट्स अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ अ सिटी स्टेट इन द कॉमनवेल्थ इन द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। ठीक, चलिए जी, सो टू कम टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर वेनेशियन कॉमनवेल्थ द होल अथॉरिटी ऑफ द सिटी इज इन दैट काउंसिल into which all the gentlemen of the city being once past the age of 25 are admitted। तो क्या बोला गया है कि भाई उस सिटी में रहने वाले 25 साल से अबव हर एक वो इंसान जो पढ़ा लिखा है ना, जो यहाँ पर एक जेंटलमैन है सिटी का, उसको यहाँ पर इस काउंसिल में कॉमनवेल्थ में यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। नाउ
First, I am yield to you a reckoning how and with what wisdom it was ordained by our ancestor that the common people should not be admitted into this company of citizens in whose authority the whole power of commonwealth. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्यों उनके एंसेस्टर्स ने, क्यों उनके फोरफादर्स ने ये डिसाइड किया कि जब भी सिटी की कॉमनवेल्थ बनेगी तो उसमें शहर के हर एक आदमी को, यानी कि जो कॉमन मासेस हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बात करी कि ऐसी क्यों रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई हुई थी, उसके बारे में अब वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने बात करी कि ऐसा देखा गया कि बिकॉज मेनी ट्रबल्स एंड पॉपुलर ट्यूमलेट्स अराइज इन दो सिटी हुज गवर्नमेंट इज स्वेड बाय द कॉमन पीपल। उन्होंने क्या बोला कि ऐसा ये देखा गया कि भाई बहुत सारी ऐसी सिटीज जहां पे गवर्नमेंट में कॉमन पीपल को भी एडमिट किया गया है, वहां पर बहुत ज्यादा ट्यूमलेट्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर रिवोल्ट्स हो रही हैं, कई सारी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इस कारण से शहर में जो सिर्फ जेंटलमैन है, जो सिर्फ चुनिंदा लोग हैं, उनको ही सिटी कॉमनवेल्थ में एडमिशन दिया जा रहा है। Now, many were of a contrary opinion, deeming that it would be do well if this manner of governing the Commonwealth should rather be defined by his ability and abundance of riches. और दूसरों ने किस चीज की बात करी, वो ये बोल रहे हैं कि भाई जब आपको सिटी की काउंसिल बनाना है तो उसको आपको एलिजिबिलिटी को डिफाइन करना चाहिए किस चीजों से, कि वो किस तरीके से जो इंसान है उसके पास कौन कौन सी एबिलिटीज होंगी और उसके पास कितना अबंडेंस है, मतलब कि वो कितना अमीर है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी होने वाली है। कॉन्ट्रैरी the honest citizens and those that are liberally brought up oftentimes fall into the poverty. Therefore, our wise and prudent ancestors ordered that the definition of the public rule should go rather by the nobility lineage than by the estimation of wealth. उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि ऐसा बहुत समय देखा जाता है कि वो सारे लोग जो एक बहुत अच्छी फैमिली में, एक वेल कल्चर्ड फैमिली में उन्हें ग्रो किया गया है, वो उन्हें परवरिश हुई है, उन्होंने कई सारी स्किल्स को, नॉलेज को, वैल्यूज को एक्वायर किया हुआ है। जनरली ये देखा जाता है कि उनकी जो फैमिली है वो किसी ना किसी वजह से गरीबी में पल जाती है, गरीबी आ जाती है उनके यहाँ। तो इस कारण से उन्होंने बात करी कि उनके जो समझदार एंसेस्टर्स थे, उन्होंने इसलिए ये चीज डिसाइड करी कि जब भी कॉमनवेल्थ बनाया जाएगा तो उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किसी इंसान के पास वेल्थ कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, इससे ज्यादा मैटर करता है कि उसके पास नॉलेज कितना है, उसके पास नोबिलिटी कितनी है, ये चीज यहाँ पर ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, सो येट विद द टेम्परेचर दैट द मैन ऑफ चीफ एंड सुप्रीम नोबिलिटी शुड नॉट हैव दिस रूल अलोन वुड रेदर हैव बीन द पावर ऑफ फ्यू देन अ कॉमनवेल्थ बट ऑल्सो एवरीवन अदर citizen whosoever not ignorably born, so that all of which were noble by birth, ennobled by virtue did obtain the right of government। तो उन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि भाई हर एक इंसान है ना, वेल्थ यहाँ पर एक क्राइटेरिया नहीं हो रहा है, लेकिन हर एक इंसान जो एक अच्छी फैमिली में, एक नोबल फैमिली में उसका जन्म हुआ है, उसने यहाँ पर कई सारी वर्च्यूज को यहाँ पर गेन किया हुआ है। इसलिए जरूरी है कि जब कॉमनवेल्थ बनाई जाए तो इन सभी को उस कॉमनवेल्थ में यहाँ पर रखा जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि what is the minimum age limit for the council and why the common people are not allowed in the council। तो यहाँ पे एज कितनी थी, 25, और क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि ऐसे शहरों में ट्रबल्स एंड डिसऑर्डर्स देखा जा रहा था। Who is the author of the passage? What he is talking about? कौन है ऑथर? इसके एक ऑथर है यहाँ पर कार्डिनल गैस्पारे कॉन्ट्रैनी। और किसके बारे में वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि सिटी स्टेट्स में देखी जा रही है, जहाँ पर एक इंसान ना रूल करके एक पूरी काउंसिल, एक पूरी कॉमनवेल्थ यहाँ पर रूल कर रही है, उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बात करी हुई है। Now, which citizen according to the author fall to poverty and who has the right of government? तो कौन यहाँ पर पॉवर्टी में आ जाता है, जनरली वो फैमिली, द पीपल हु आर लिबरली ब्रॉट अप, वो यहाँ पर पॉवर्टी में आ जाया करते हैं। और यहाँ पर इसलिए उन्होंने बात करी कि हर वो सिटीजन हु इज नोबल बाय बर्थ एंड बिकम नोबल बाय वर्च्यूज हैड द राइट टू इंगेज और टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। तो हर एक वो इंसान जो जिसके पास कई सारी वैल्यूज है, कई सारी स्किल्स हैं, कई सारा नॉलेज है, उसके पास ये पावर है कि वो सिटी स्टेट की जो कॉमनवेल्थ है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है जी, चलिए अगला। Giovanni Pica della Mirandola, a humanist of Florence, wrote on the importance of debate on in his book on the dignity of men in the 1486। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है जियोवेनी की कि उन्होंने अपनी जो किताब है ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, उसमें उन्होंने बात करी थी कि जो डिबेट है वो किसी इंसान के लिए कितना जरूरी है। So for according to the Aristotle and Plato, it was certain that for the attainment of knowledge of truth, they were always seeking for themselves. Nothing is better than to attain as often as possible the exercise of debate।
डिबेट। उन्होंने क्या बोला कि भाई अरिस्टोटल और प्लेटो जैसे रूलर्स की अगर हम थिंकर्स की अगर हम बात करें तो उस समय पर है ना, उन्होंने ये बताया कि अगर आपको नॉलेज को गेन करना है तो नॉलेज को गेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप किस में चीज में पार्टिसिपेट करें, आप डिबेट्स में यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जैसा कि एक बॉडीली एनर्जी को गेन करने के लिए है ना, कि जिस तरीके से एक जिम्नास्ट को अपनी बॉडी की एनर्जी को इंप्रूव करने के लिए क्या करना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है, फिजिकल ट्रेनिंग करनी होती है, एक्सरसाइजेस करनी होती है, वैसे ही उन्होंने बोला कि अगर आपको अपने माइंड को भी एनर्जी देनी है तो उस माइंड के लिए आपको डिबेट करनी होगी जहां पर आपकी मेंटल एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। So, what do you know about the Giovanni Pico de Mirandola? What does he write? What did he say about the importance of debate on his book, The Dignity of the Man? And name the two spheres in which Renaissance brought about the revolutionary changes. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो जियोवेनी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि he was a famous humanist of the Florence। कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने? तो On the Dignity of Man in the year 1486। उसके बाद क्या बोला हुआ था उन्होंने अपनी किताब में? तो यहाँ पर उन्होंने हमें डिबेट की जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर बताई हुई थी। और वो दो स्फेयर जहां पर रेवोल्यूशनरी चेंजेस देखे गए तो आर्ट के स्फेयर में, साइंस के स्फेयर में, लिटरेचर के स्फेयर में। ठीक है, कोई सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सोशल पॉलिटिकल स्फेयर में यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। Who is the author of the passage? What did the author writes about? What did G.P. Della Mirandola says about the importance of debate on the dignity of man? And what is the analogy used by the author to describe the importance of debate? है ना, क्या analogy यूज करी थी उन्होंने कि जिस तरीके से मेंटल एक्सरसाइज के लिए डिबेट जरूरी है वैसे ही है ना, मतलब जिस तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जिम्नास्ट जरूरी है, फिजिकल ट्रेनिंग रेसलिंग जरूरी है, वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज के लिए डिबेट जरूरी है। ठीक है जी, चलिए अब आगे। नाउ नेक्स्ट, द प्रेइंग हैंड्स ब्रश्ड डाउन बाय द ड्यूरर। आर्ट इज एम्बेडेड इन नेचर एंड ही हु कैन एक्सट्रैक्ट इट हैज इट। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बात करी है कि भाई जो आर्ट होता है ना, वो कहाँ पर होता है? नेचर में होता है। और वो इंसान जो नेचर से इस कला को, इस आर्ट को निकाल लेता है, वही उसे इस तरीके से बना सकता है। मोर एवर यू मे डिमॉन्स्ट्रेट मच ऑफ योर वर्क बाय ज्योमेट्री। The more closely your work abides by in the life in its form, so much the better will it appear। और उन्होंने क्या बोला कि भाई जितना सुंदर आप नेचर से अपने वर्क को निकाल कर बनाएंगे वो उतना ही सुंदर है ना, उसमें जितना जेन्युइननेस आप लेकर आएंगे वो उतना ही सुंदर आपको नजर आएगा। No man shall ever be able to make a beautiful figure out of his own imagination unless he has well stored his mind by much copying from the life। है ना, कोई भी इंसान उतना सुंदर स्कल्पचर, उतना आर्ट सुंदर तभी बना सकता है जब वो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से ना बल्कि नेचर में उन सभी चीजों को रेप्लिकेट करने, देखकर उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करे। सो द स्केच बाय ड्यूरर, प्रेइंग हैंड्स गिव्स अस अ सेंस ऑफ इटालियन कल्चर इन द 16th century when people were deeply religious but also had a sense of confidence in men's ability to achieve a near perfection and to unravel the mystery of the worlds and the universe। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। चलिए, now the question is what is the name of the artist mentioned in the passage? किस आर्टिस्ट की बात हो रही है यहाँ पर? अल्बर्ट ड्यूरर की। Now what were the views of these artists on art? यहाँ पर क्या व्यूज हैं इनके? तो उन्होंने बताया हुआ है कि अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसे नेचर से चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। When can a man make a beautiful figures? कब एक इंसान सुंदर फिगर्स बना सकता है? जब वो सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से नहीं बल्कि उसे नेचर से कॉपी करने की कोशिश करे। Then what does praying hand sketch describe? किसके बारे में बता रहा है? वो एक इटालियन कल्चर के बारे में बता रहा है where people are deeply religious। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिखाया गया है। किसमें? ह्यूमन के हैंड में। तो ह्यूमन हैंड्स क्या बता रहे हैं कि भाई इस दुनिया में हर एक काम जो है वो ह्यूमन जो है वो अपने हाथों से, अपने काम से करके, अपने स्किल से करके उसे अचीव कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। चलिए जी, अब यहाँ पे अगला है निकोलो मैकियावेली रोट अबाउट द ह्यूमन नेचर इन द 15th century। ठीक है, तो यहाँ पर निकोलो मैकियावेली जो है जिन्होंने द प्रिंस की बात करी हुई थी कि उस समय पर जो नोबल मैन है, उस समय पर जो प्रिंस हैं, उस प्रिंस में किस तरीके की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर लोग देख रहे हैं, नेचर किस तरीके से एक मैन का होता है वो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। चलिए, सो लीविंग असाइड इमेजिनरी थिंग्स एंड रेफरिंग ओनली टू दोज विच ट्रूली एग्जिस्ट, आई से दैट व्हेनेवर मैन आर डिस्कस्ड, स्पेशली द प्रिंसेस
languages who are more expressed to view, they are noted for various qualities which earned them either by the praises or condemnation. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जब भी हम किसी इंसान की बात करते हैं तो उसके पास जो भी वैल्यूज होती हैं, उसके पास जो भी डीमेरिट्स होती हैं, वो सभी वो एक्वायर करता है इस धरती पर ही रहकर, जो कि उसे या तो उसकी तारीफों से, उसकी प्रेस से मिलता है, या फिर जो उसे कंडेम किया गया था उसके गलत कामों के लिए, उससे मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सम मेन आर जेनरस, सम आर माइजर। कुछ लोग काफी धनवान होते हैं, कुछ लोग काफी कंजूस होते हैं। Some people are held benefactor and other are called grasping. कुछ क्रूअल होते हैं, कुछ कंपैशनेट होते हैं, कुछ फेथलेस, कुछ फेथफुल, कुछ एफिमिनेट, कुछ कावर्ड, कुछ काफी वेलर को शो करते हैं और कुछ काफी डरपोक होते हैं। अनदर फियर्स, और कुछ करेजियस होते हैं। एंड वन मेर कोटियस, अनदर प्राउड, है ना। कुछ लोग कैसे होते हैं यहाँ पर, काफी टिमिड होंगे और कुछ लोग काफी घमंडी होते हैं। सो वन मैन कैन लैशावियस, कुछ प्योर होते हैं, कुछ गिल्डलेस होते हैं, कुछ क्राफ्टी होते हैं, कुछ स्टबन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। सो ग्रेव होते हैं, कुछ फ्रिवलिश होते हैं, कुछ रिलीजियस और कुछ ससेप्टिबल एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर अलग अलग जो स्किल्स हैं, जो अलग अलग नेचर है, वो यहाँ पर उन्होंने प्रिंस के बारे में या किसी एक नोबल मैन के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। सो मैकियावेली बिलीव that all men are bad and ever ready to display their vicious nature partly because of the fact that human desires are insatiable। उन्होंने क्या बोला कि हर एक इंसान जो है ना इस धरती पर, वो खराब है, वो बेकार है, और वो अपनी ये जो खराब आदतें हैं, ये जो अपनी विशियस एक्टिविटीज हैं, वो जनरली कभी भी दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि ह्यूमन की जो डिजायर है, जो वांट्स है, वो जनरली इनसेटेबल होती है, वो कभी भी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। और इसका जो मेन रीजन है वो क्या है कि वो उसका सेल्फ इंटरेस्ट, वो हमेशा अपने बारे में सोचता है। इस कारण से ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। चलिए, नाउ नेम द बुक रिटन बाय मैकियावेली। कौन सी किताब लिखी हुई थी उन्होंने? द प्रिंस लिखी हुई थी। विच वर्क ऑफ मैकियावेली नोन एज द बाइबल ऑफ द किंग। किसके बारे में बात हो रही है? द प्रिंस के बारे में, ठीक है। तो जो द प्रिंस जो किताब है उसे कहा जाता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ बाइबल ऑफ अ किंग। विच वन इंपॉर्टेंट वैल्यू डिड इट डिपिक्ट? किस वैल्यू के बारे में बता रही है? ह्यूमन नेचर के बारे में। एंड व्हाट डिड ही बिलीव? उनके अकॉर्डिंग सारे मैन जो हैं वो बैड हैं, जो अपनी जो विशियस नेचर है वो कभी भी यहाँ पर दिखा सकते हैं लोगों को, जब भी उन्हें इस चीज का मौका मिलेगा। ठीक है जी, चलिए। नाउ अब अगला सोर्स है जिसमें बताया जा रहा है विलियम टिंडल के बारे में, जिन्होंने यहाँ पर बाइबल को ट्रांसलेट किया हुआ था। सो विलियम टिंडल 1494 to 1536 एन इंग्लिश लुथेरियन हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू द इंग्लिश इन 1506 डिफेंडेड प्रोटेस्टेंटिज्म दस। और उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्टेंटिज्म के बारे में अपने जो व्यूज हैं, क्योंकि वो एक प्रोटेस्टेंट थे, तो उन्होंने यहाँ पर अपने व्यूज जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। सो इन दिस दे वी ऑल एग्री टू ड्राइव यू फ्रॉम द नॉलेज ऑफ दिस स्क्रिप्चर and that ye shall not have the text therefore in the mother tongue, and to keep the world still in darkness, to the intent that they might sit in the consciousness of the people through vain superstitions and false doctrine, to satisfy their proud ambition and insatiable covetousness, and to extol their own honor above the king and emperor and above the God himself। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि भाई यहाँ पर इस धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं, स्पेशली यहाँ पर बात करी जा रही है किसकी? क्लर्जी ग्रुप की। कि क्लर्जी ग्रुप ये कभी भी नहीं चाहता था कि बाइबल जैसे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो लोकल लैंग्वेजेस में, वो रीजनल लैंग्वेजेस में, वो या लोगों की मदर टंग में कभी भी ट्रांसलेट करे जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रांसलेट करे गए तो लोगों को उस समय पर उन स्क्रिप्चर्स का असली मतलब पता चल जाएगा कि वो एक्चुअल में धर्म है क्या। तो इसीलिए जो क्लर्जी ग्रुप था उसने हमेशा ही इन धार्मिक स्क्रिप्चर्स को किस में रहने दिया? उसे क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि लैटिन जैसी लैंग्वेजेस में रहने दिया, और कभी भी उन्हें लोगों के मदर टंग में कभी भी ट्रांसलेट नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि वो लोगों के दिमाग में धर्म के तरीके से बने हुए, उनके कॉन्शियसनेस में अभी भी अपनी जगह बनाए रखें, ताकि वो अपने तरीके से लोगों को मिसगाइड कर सकें। और इसके साथ उन्होंने बताया हुआ है ताकि वो अपने जो ऑनर है उसको सेटिस्फाई कर सके, अपने आप को भगवान और इवन गॉड के भी ऊपर, है ना, अपने आप को किंग और इवन गॉड के भी ऊपर यहाँ पर वो रख सकते हैं। सो विच थिंग ओनली मूव टू मी टू ट्रांसलेट द न्यू टेस्टामेंट, बिकॉज आई हैड परसीव्ड बाय एक्सपीरियंस हाउ इट वॉज इम्पॉसिबल टू स्टैब्लिश द lay people in any truth except the scriptures was plainly laid before the eyes in the mother tongue, and that might be purpose, order and the meaning of the text। और इसीलिए उन्होंने बताया हुआ है कि शायद यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हुआ कि बाइबल जैसे स्क्रिप्चर को मैंने लोगों की मदर टंग यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज किया, ताकि लोग जो हैं वो धर्म को बहुत अच्छे तरीके से उसके रियल टर्म में, रियल कॉनोटेशन में यहाँ पर वो समझ सके। सो व्हाट यू नो अबाउट द विलियम टिंडल? व्हाट वर हिज ऑब्जेक्टिव टू ट्रांसलेट द बाइबल्स इनटू इंग्लिश, एंड व्हाट वर द इश्यूज ऑन विच द
प्रोटेस्टेंट्स क्रिटिसाइज द कैथोलिक चर्च एंड राइट एनी टू इश्यूज। ठीक है, तो किसने ट्रांसलेट किया हुआ था, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, विलियम टेंडल की, जो कि इंग्लिश लुथेरियन, लुथेरियन मतलब कौन होते हैं कि वो लोग जो लूथर के आइडियाज को यहाँ पर उनसे एग्री करते हैं, उन्हें यहाँ पर लुथेरियन बोला हुआ है। सो ही ट्रांसलेट द बाइबल इनटू द इंग्लिश। क्या ऑब्जेक्टिव थे उनके, ताकि वो है ना बाइबल जो है उसको लेमैन तक, कॉमन इंसान जो है उस तक उस बाइबल को पहुंचा सके। Then what were the issues on which Protestants criticized the Catholic Church? तो क्या इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर बात करिए कि भाई देवर इंडल्ज है ना करप्ट प्रैक्टिसेस, है ना, उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था। प्रोटेस्टेंट ने ये बोला कि कैथोलिक चर्च जो है वो कई सारी इमोरल और लग्जरियस एक्टिविटीज में यहाँ पर एंगेज है। ठीक है, लेटर ऑफ इंडल्जेंस जो है वो यहाँ पर सेल करे जा रहे हैं, लोगों को यहाँ पर मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर इसमें बताई गई हैं। चलिए अब ये कुछ आपके क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको 2 सेट ऑफ क्वेश्चन इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपसे बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको दिए हुए हैं, आप इसे प्रैक्टिस करो और ये जो पूरा सोर्स है उसको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए जी, अब शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर, दैट इज डिस्प्लेसिंग द इंडिजीनियस पीपल। ठीक, अब इसमें जो सोर्स आपको दिया हुआ है दैट इट वाज इंडिकेटेड ऑन द स्टोन टैबलेट दैट द हॉपीज। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब के जिसका नाम है हॉपीज। हॉपीज यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके और जो उनके एंसेस्टर्स थे उनके बीच में एक फेमस स्टोरी थी कि बहुत समय पहले उनके जो भाई बहन थे वो उनसे बिछड़ गए थे और अब वही जो हैं वो यूरोपियंस के तरीके से वो उनके पास आ रहे थे। तो ये उनका जो एक मिथ था, जो उनके बीच में एक फोकलोर थी, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सोर्स जो है वो आपको बताया गया है। सो इट वाज indicated on the stone tablet that the Hopis that had first brother and sisters would have come back to them would come as a turtle across the land। और क्या बोला कि भाई इनके जो सबसे पहले भाई और बहन थे वो अब वो दोबारा से उनके पास उनसे मिलने अमेरिका आएंगे और एक टर्टल के जैसे फॉर्म में वो उनसे मिलने के लिए आएंगे। So they would be human being but they would come as a turtle। So when the time come close, Hopis were at the special village to welcome the turtles that would come across the land, and they got up in the morning, looked up out at the sunrise, they looked at across the desert and saw the Spanish conquistadors coming covered in armors like the turtle across the land। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्हें जब ये कहानी पता थी तो उन्हें पता चला कि उनके जो तट है, मतलब उनकी जो कोस्टाइन है, वहां से बहुत जल्दी जो है कई सारा एक जो फ्लीट है वो उनके तटों की तरफ, वो उनके कोस्टाइन की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो यहां से उन्होंने समझा कि शायद उनके जो बिछड़े हुए भाई बहन है वो उनके तरफ आ रहे हैं और इसीलिए उस सुबह जो है वो सारे जल्दी उठ जाते हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं एक मॉर्निंग पे, है ना, और यहाँ पर वो देखते हैं कि कितने जल्दी वो लोग जो है वो उनके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, सो यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक स्पेनिश कॉन्क्वेस्टडोर जो है वो उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन उसके पास कई सारे आर्मर्स हैं, लेकिन दूर से ऐसा लग रहा था कि मानो सच में कोई कछुआ जो है, एक टर्टल जो है वो उनके तरफ चला आ रहा था। So this was them. So they went to the Spanish men and extended their hand, hoping for the handshake, but the hand the Spanish men dropped on the trinket। ठीक है, अब उन्हें क्या लगा कि भाई शायद उनके जो बिछड़े भाई बहन थे वही उनके तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने उनके लिए एक खुशमिजाजी से आप बोल सकते हो कि उन्होंने अपना एक हाथ बढ़ाया गुड गेस्चर से कि आइए वेलकम। लेकिन वो जो स्पेनिश थे वो उन्हें ये सारी चीजें तो समझ में आ नहीं रही थी, तो उन्होंने एक छोटी सी जो ट्रिंकेट टाइप की छोटी सी वस्तु जो है वो उनके हाथ में यहाँ पर दे दी। And so word spread throughout the North America that there was going to be a hard time, that maybe some of the brothers and the sister had forgotten the sacredness of all things and all the human being was going to suffer for this on the earth। तो यहाँ पर उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई ये ऐसा समय आ चुका है शायद कि अब जो है ना चीजें बदलने वाली है। अब तक जिन्हें हम अपने भाई बहन समझ रहे थे वो अब यहाँ पर आ तो चुके हैं, लेकिन वो अपनी सारी वैल्यू, सारी वर्च्यूज जो है वो उन सभी को वो भुला चुके हैं, और भुला कर जब वो आए हैं तो शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पर हर एक चीज जो है वो नष्ट हो जाएगी, ये सारी जो ह्यूमंस है वो यहाँ पर धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहाँ से। So what was the belief of Hopis and whom did the Hopis encounters? क्या सोच रहे थे वो, यहाँ पर ये सोच रहे थे कि these people are their first brother and sisters, और उन्हें किससे मिलते हैं, वो यहाँ पर स्पेनिश लोगों से यहाँ पर मिलते हैं। So what did the Spanish men gave and what the Hopis expect? तो यहाँ पर स्पेनिश मैन ने उन्हें एक छोटा सा ट्रिंकेट दिया, लेकिन स्पेनिश जो है ना, वो यहाँ पर क्या चाह रहे थे, वो यहाँ पे सोच रहे थे कि इन्हें आकर वो बहुत आसानी से कंट्रोल कर सके।
वाई वर ऑल द मैन ह्यूमन बीइंग गोइंग टू सफर ऑन द अर्थ, क्यों यहाँ पर ऐसा सोचा गया? क्योंकि भाई अब जो उनके भाई बहन थे वो जिन स्पेनिश को अमेरिकन क्या समझ रहे थे, अपने भाई बहन समझ रहे थे, लेकिन अब वो क्या हो चुके हैं, अपनी सारी वैल्यूज को भूल चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद अब सभी लोग जो है वो अपनी वैल्यूज को भूल चुके हैं, लाइफ पूरा अर्थ जो है वहां पर लोग जो हैं वो अपने कल्चर को भूल चुके हैं। तो ऐसा बहुत जल्दी होगा कि सभी लोग जो है वो क्या करेंगे, इस पूरे अर्थ को तबाह कर देंगे, सभी लोग सफर करने वाले हैं। चलिए अब अगला, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अनदर राइटर वॉशिंगटन इरविंग मच यंगर देन द वर्ड्सवर्थ एंड हु हैड एक्चुअली मेट द नेटिव पीपल डिस्क्राइब देम एज क्वाइट डिफरेंटली। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है कि वर्ड्सवर्थ ने जिस तरीके से नेटिव्स को डिस्क्राइब किया था, आगे जाकर उनसे ही कई समय यंगर एक राइटर जिसका नाम था वॉशिंगटन इरविंग, उन्होंने यहाँ पर जो कि सचमुच नेटिव से मिले हुए थे उनके बारे में वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरीके से नेटिव जो थे वो एक्चुअली डिफरेंट है उन चीजों से, उन तथ्यों से, या आप बोल लीजिए उस इंफॉर्मेशन जो कि वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर बताई हुई थी। सो द इंडियंस आई हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग इन रियल लाइफ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब इन द पोएट्री। यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैंने जिन इंडियंस को देखा हुआ था वो वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में बताए हुए जो डिस्क्रिप्शन है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। सो टेक टर्न दे आर, इट इज ट्रू। They went in a company with a white man whose goodwill they distrust and whose language they do not understand, but the white man is equally turned under the circumstances। उन्होंने क्या बोला कि आप देखिए, ये शायद हो सकता है कि भाई वो लोग जो हैं वो काफी ज्यादा जब व्हाइट मैन से मिलते होंगे तो वो शायद कुछ कम बोलते होंगे, क्योंकि शायद उन्हें उनकी भाषा नहीं आती है, शायद वो उनसे काफी ज्यादा एक्विंट नहीं है। तो इस कारण से ऐसा हो सकता है कि जब कोई भी इंडियन किसी भी अमेरिकन से मिलता होगा या किसी भी यूरोपियन से मिलता होगा, व्हाइट यूरोपियन से, तो वो उसके सामने ज्यादा बातें नहीं करता होगा। और ऐसा ही शायद एक व्हाइट यूरोपियन भी कर सकता है, क्योंकि उसे भी उनसे बात करने के लिए कोई एक कॉमन लैंग्वेज जो थी वो उनके बीच में नहीं थी। बट उन्होंने क्या बोला कि जब ये इंडियंस अकेले होते हैं, जब ये इंडियंस अपने लोगों के बीच में होते हैं, सो दे आर ग्रेट मिमिक्स, दे एंटरटेन देमसेल्फ एक्सेसिवली एट द एक्सपेंस ऑफ द व्हाइट्स हु हैव सपोज देम इम्प्रेस्ड with a profound respect for the grandeur and dignity the white man as I have witnessed। तो उन्होंने क्या बोला कि जहां पर जब ये अमेरिकन, जब ये इंडियंस यूरोपियंस के बीच में होते हैं तो वो उन्हें रिस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये अकेले होते हैं तो ये अपने लोगों के बीच में इन्हीं व्हाइट मैन की क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर जोक करते हैं। ठीक है, और शायद वो व्हाइट मैन जो अभी तक इनसे रिस्पेक्ट और डिग्निटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही बदले में इन्हें क्या देते हैं, वो सामने से अपने लोगों के बीच में इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सो हु रोट द एक्सेप्ट, किसने लिखा हुआ था? तो ये लिखा हुआ था वॉशिंगटन इरविंग ने। How does he view the native people? Name the two Europeans who viewed the natives differently. Natives and Europeans viewed each other differently. Give two difference in mutual perception। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उन सभी चीजों के आंसर बताने हैं। ठीक, तो किसने लिखा था ये एक्सेप्ट? वॉशिंगटन इरविंग ने। देन द इरविंग्स व्यू ऑन नेटिव इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ड्सवर्थ। कैसे? क्योंकि भाई उन्होंने क्या बोला कि जहां पर वर्ड्सवर्थ ये बता रहे थे कि ये जो लोग हैं ये जंगली हैं, ये लोग जो हैं ये बार्बरिक हैं, या एक तरीके से आप मान लीजिए इनमें कोई सिविलाइजेशन नहीं है, है ना, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है। वहीं पर अगर आप बात करें कि ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, ये इन्हीं व्हाइट मैन्स को, इन्हीं व्हाइट यूरोपियंस का बहुत सारा मजाक उड़ाते हैं, उस कंपैरिजन में जो कि वर्ड्सवर्थ ने बताया हुआ था कि ये लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो द नेटिव माइट बी इंप्रेस्ड बाय द ग्रैंडियर एंड डिग्निटी ऑफ द व्हाइट्स बट ही सॉ थ्रू द बेसिक द डिस्ट्रेस एंड द गुडविल्स ऑफ द व्हाइट्स, है ना, लेकिन वो लोगों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। भले ही वो लोग इनके ग्रैंडर और डिग्निटी को देखकर थोड़ा बहुत इंप्रेस हो जाए, लेकिन इन लोगों के ऊपर, इन व्हाइट यूरोपियंस के ऊपर नेटिव्स बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। किन दो लोगों की बात हो रही है जिन्होंने यहाँ पर नेटिव्स के बारे में बताया था? तो पहले थे फ्रेंच फिलोसोफर जीन जैक रूसो, जिन्होंने उन्हें नोबल सैवेज बोला था, और दूसरे थे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने ये बोला था कि ये लोग जंगली हैं, जंगलों के बीच में रहते हैं। ठीक है, उन्हें पूरे दुनिया के बारे में वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। क्या डिफरेंट परसेप्शन है कि यूरोपियंस एंड नेटिव्स को अनसिविलाइज समझते थे, और वहीं पर अगर आप नेटिव्स की बात करेंगे तो वो शायद ये सोचते थे कि ये लोग जो हैं ये हमें एज अ गिफ्ट देने के लिए आए हुए हैं, हमारे साथ अच्छी ट्रीटीज करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन वो इन लोगों के ये जो एक्शंस हो रहे थे इनको वो समझ नहीं पा रहे थे, और दे वर पजल्ड एंड सैडन्ड बाय देयर एक्शंस। ठीक, चलिए Now next, in 1854, the president of USA received a letter from the native leader Chief Settle। ठीक है, तो यहाँ पर बात करी है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्हें यहाँ पर जो सेटल है उसके एक चीफ से उन्हें एक लेटर मिलता है, जिसमें यहाँ पर बात करी गई है कि जब प्रेसिडेंट ने इस चीफ को और इनके लोगों को ये रिक्वेस्ट करी, ये ऑर्डर दिया कि आपने हमें अपना लैंड दे देना है, तो बदले में यहाँ से क्या रिप्लाई आता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। सो हाउ यू कैन बाय और सेल द स्काई द वार्मिथ ऑफ द लैंड। उन्होंने
बोला कि कैसे आप इस धरती पर इस सूरज की रोशनी को खरीद सकते हैं, इस हवा को आप खरीद सकते हैं। द लैंड इज स्ट्रेंज टू अस एंड इफ यू डू नॉट ओन द फ्रेशनेस ऑफ द एयर, द स्पार्कल ऑफ द वाटर, एंड हाउ कैन वन बाय देम। और अगर तुम इन चीजों के ऊपर, इस पानी की शुद्धता के ऊपर, इस हवा की चीजों के ऊपर अगर तुम्हारा राइट है ही नहीं, तो तुम कैसे इन्हें खरीद सकते हो? ठीक। Every part of the earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, and every clearing and every humming insect in the holy memory and experience of my people. उन्होंने क्या बोला कि यहाँ की हर एक चीज, चाहे फिर वो बीच हो, चाहे फिर वो यहाँ पर बैठे हुए क्रीचर्स हो, चाहे फिर यहाँ पर इंसेक्ट हो, जंगल हो, हर एक चीज जो है वो मेरे और मेरे लोगों के लिए काफी सेक्रेड है, काफी पवित्र है। So when the great chief in Washington said the words that he wished to buy our land, he asked us much of us. और जब भी उस आपके यूरोप में बैठे हुए कोई भी इंसान हमसे ये बोलते हैं कि उन्हें हमसे हमारा लैंड चाहिए, तो वो हमसे शायद कुछ बहुत ज्यादा ही मांग रहे हैं। The great chief sent words that he will receive as a place so that we can live comfortably. He will be our father and we will be his children. So we will consider you offered by our land. और उन्होंने क्या बोला कि जब भी हमसे हमारे इन लैंड्स को खरीदने की बात करी जाती है, तो हमसे ये बोला जाता है कि हम आपको डिस्प्लेस करके एक दूसरे लैंड पर हम आपको सेटल करा देंगे, और अब से हम आपके पिता हैं एंड यू पीपल आर आवर चिल्ड्रन। तो जिस तरीके से एक पिता, एक फादर अपने बच्चों की केयर करता है, वैसे हम भी अब आपको अपनी गार्डियनशिप में ले लेंगे और हम भी अब आपको रूल करेंगे। For this land is sacred to us. The shining water that moves in the streams and river is not just water but the blood of our ancestors. लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि इस धरती पर, इस जमीन पर जो नदियां बह रही हैं, जो पानी बह रहा है, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो हमारे लिए, हमारे एंसेस्टर्स का खून है जो इस जगह पर बह रहा है। If we sell you land, you must remember that it is sacred and you must teach our children that it is sacred, and each ghostly reflection in the clear water of the lakes tells of the events and memories in the life of my people. The waters murmur in the voice of my father's father. और उन्होंने क्या बोला कि अगर हम आपको अपना ये लैंड देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये लैंड हमारे लिए सेक्रेड है, और ये वैल्यूज ना सिर्फ आप तक होंगी बल्कि आप अपनी इस वैल्यू को अपने बच्चों को भी सिखाइए कि हमारे इस लैंड की वो वैल्यू करे, कि हमारा लैंड हमारे लिए कितनी सेक्रेड है। और यहाँ पे जो हवाएं चल रही हैं, वो भी अगर आप देखेंगे, जो पानी है ना, इसका जो मर्मरिंग है, ये कोई सिर्फ पानी की आवाज नहीं है, बल्कि ये हमारे फोर फादर्स की आवाजें हैं जो हमें यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। तो इस एक्सर्प्ट से कहीं ना कहीं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेटिव जो हैं वो अपने इस लैंड से, अपने इस नेचर से कितने जुड़े हुए हैं, और उसके लिए, उनके लिए चीज कितनी सिग्निफिकेंट है। चलिए, so what did the president of USA write letter for? Why was the idea of selling land strange to the native leaders? And what did the president promise to the native leaders? तो यहाँ पर बात हो रही, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने ये लेटर लिखा हुआ था, ठीक है, आस्किंग द ट्रीटी, कि उन्हें एक लार्ज पार्ट ऑफ लैंड जो है वो इन अमेरिकन नेटिव से चाहिए हुआ था। नेक्स्ट, वाई द आइडिया ऑफ सेलिंग लैंड स्ट्रेंज टू द नेटिव्स? क्योंकि उनके लिए वो इंसान जो इन नेचुरल फोर्सेस के ऊपर, जिसका रूल ही नहीं है, वो कैसे उन्हें खरीदने की बात कर सकता है, ये उनके लिए काफी स्ट्रेंज था। नाउ व्हाट प्रेसिडेंट प्रॉमिस द नेटिव्स लीडर्स? उन्होंने ये प्रॉमिस किया हुआ था कि जैसे ही वो एग्री कर जाते हैं कि वो इस लैंड को अमेरिकन गवर्नमेंट को देने वाले हैं, वो बहुत जल्दी उन्हें एक दूसरा लैंड जो है वो यहाँ पर उन्हें ऑफर करेंगे, ताकि वहां पर जाकर वो अपने लोगों के साथ वहां पर सेटल हो सके। ठीक है जी, चलिए, अब ये तो रही बात चैप्टर 6 की। अब बात करते हैं चैप्टर 7 की, हमारे लास्ट चैप्टर की, द पार्ट्स टू मॉडर्नाइजेशन। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पहला है द टेल ऑफ गेंजी। अब टेल ऑफ गेंजी के थ्रू आपको क्या बताया गया है, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए उसके देखते हैं। सो दिस इज अ फिक्शनलाइज्ड डायरी ऑफ अ ह्यान कोर्ट रिटन बाय द मिरासुकी शिकुबु। द टेल ऑफ गेंजी बिकम द सेंट्रल वर्क ऑफ फिक्शन इन द जापानीज लिटरेचर। ये जो पूरा, अगर आप टेल ऑफ गेंजी की बात करेंगे तो ये किसने लिखा हुआ है? ह्यान डायनेस्टी जब वहां पर रूल करी थी, तो उनके कोर्ट में एक फीमेल राइटर थी, ठीक है, जिनका नाम था मुरासाकी शिकुबु। उन्होंने यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हुई थी। सो द पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ मेनी वुमेन राइटर्स लाइक द मुरासाकी हु रोट इन जापानीज स्क्रिप्ट व्हाइल मेन रोट इन चाइनीज स्क्रिप्ट। तो क्या बोला हुआ कि उस समय पर जो एक नई स्क्रिप्ट जो यहाँ पर फीमेल्स ने डिराइव करी हुई थी, उसकी बात करी जा रही है कि आप फीमेल्स जो हैं वो जापानीज में लिख रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो मेल हैं वो चाइनीज लैंग्वेज में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज काफी प्रेवलेंट थी और चाइनीज लैंग्वेज का ही यूज किया जा रहा था उस समय पर एजुकेशन और गवर्नमेंटल वर्क्स के लिए। सो द नोवेल डिपिक्ट द रोमांटिक लाइफ ऑफ प्रिंस गेंजी एंड इज अ स्ट्राइकिंग पिक्चर ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक एटमॉस्फेयर ऑफ द ह्यान कोर्ट। तो ये जो किताब है, ये जो नोवेल है, उसमें उन्होंने बताया हुआ था प्रिंस गेंजी के बारे में, और उस समय पर जो कोर्ट में जो भी प्रैक्टिसेस हो रही थी उन सभी के बारे में उन्होंने बताया हुआ था।
था। उसके साथ साथ इस किताब में ये भी बताए हुए थे कि किस तरीके से विमेन जो है वो काफी इंडिपेंडेंट थी उस समय पर, जब यहाँ पर ह्यान कोर्ट रूल कर रहा था, और उस समय पर जो फीमेल्स थी उनके पास ये चॉइस थी कि वो अपने हस्बैंड को खुद यहाँ पर सिलेक्ट कर सके। ठीक, चलिए अब इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन कैसे आने हैं। सो हु रोट द टेल ऑफ गेंजी एंड व्हाट वाज द नोबल अबाउट। तो किसने लिखी हुई थी ये मुरासाकी शिकुबु ने ये किताब लिखी हुई थी, और ये किसके बारे में थी। तो ये बेसिकली एक रोमांटिक लाइफ बता रही थी प्रिंस गेंजी के बारे में। एक स्ट्राइकिंग फीचर जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, स्ट्राइकिंग पिक्चर क्रिएट करी जा रही है ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक एटमॉस्फेयर ऑफ द ह्यान कोर्ट। नाउ व्हाट वाज द कंट्रास्ट बिटवीन द मेन एंड वुमेन राइटर। तो मेन जो है वो चाइनीज में लिख रहे हैं और विमेन जो है वो किस में लिख रही है, जापानीज लैंग्वेज में लिख रही है। नाउ व्हाट वाज द चाइनीज स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता था, एजुकेशन और गवर्नमेंट के लिए। एंड व्हाट वाज सोशल मैसेज इट हैड इन, कि यहाँ पर बताया गया कि उस समय पर विमेन जो है उनके पास ये राइट्स था ताकि वो अपने हस्बैंड को खुद चूज कर सके। ठीक है, चलिए अब ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। Next, the Japanese had borrowed their written script from the Chinese in the 6th century. However, since their language is very different from Chinese, they developed two phonetic alphabets, hiragana and katakana. तो यहाँ पर बात हो रही है कि जापानीज जो है उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट किससे ली हुई थी, चाइनीज से ली हुई थी। लेकिन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ये देखा गया कि चाइनीज जो है देयर लैंग्वेज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द चाइनीज, और इसके कारण उन्होंने दो फोनोटिक्स अल्फाबेट जो है वो यहाँ पर बनाए हुए हैं, इन्वेंट करे हुए हैं। पहला है हिरागाना, दूसरा है काटाकाना। अब अगर हम हिरागाना की बात करें तो दिस इज अ फेमिनाइन। क्यों फेमिनाइन? क्योंकि ये ज्यादातर यूज किया जा रहा है विमेन राइटर्स के थ्रू। सो विमेन राइटर यूज्ड इट इन द ह्यान पीरियड सच एज द मुरासाकी, जिसकी अभी हमने बात करी। सो इट वाज रिटन यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ चाइनीज कैरेक्टर्स एंड फोनेटिक्स सो दैट द मेन पार्ट ऑफ द वर्ड इज रिटन विद द कैरेक्टर, है ना। जैसे अगर हम बात करें गोइंग की, तो गोइंग में जो गो है वो उन्होंने स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो आईएनजी है वो उन्होंने यहाँ पर फोनेटिक्स के फॉर्म में, एक सिंबल के फॉर्म में यूज किया हुआ था। The existence of phonetic syllabary meant that knowledge spread the elites and the wider society relatively quickly. धीरे धीरे ये जो चीज है ये काफी ज्यादा स्प्रेड होती हुई दिखती है, स्पेशली एलिट्स के ग्रुप में। And in the 1880s, it was suggested that the Japanese develop a complete phonetic script or adopt a European language. Neither was done. और 1880s में ये रियलाइज किया गया कि या तो जापानीज जो है वो अपनी खुद की एक कंप्लीट फोनेटिक स्क्रिप्ट को डिराइव कर लें, या फिर किसी यूरोपियन की जो स्क्रिप्ट है उसको वो अडॉप्ट कर लें। लेकिन दोनों में से कोई भी स्टेप जो है वो यहाँ पर नहीं लिया गया था। चलिए अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। सो व्हाट डिड द जापानीज बोरो फ्रॉम द चाइनीज, क्या लिया हुआ था उन्होंने, तो जो स्क्रिप्ट है वो उन्होंने यहां से ली हुई थी। चलिए What did Japanese do to the script as their language was very different from Chinese? तो इसके लिए उन्होंने फोनोटिक्स अल्फाबेट का यहाँ पर यूज किया गया था। What were two alpha phonetics alphabet? तो हिरागाना और काटाकाना की हमने बात करी यहाँ पर। हिरागाना क्यों फेमिनाइन कही जा रही है वो आपको यहाँ पर बताना है। And what does it mean for the existence of phonetic syllabus? तो यहाँ पर बात करी गई है कि भाई the existence of phonetic syllabus meant the knowledge spread from the elites to the wider society relatively। कि अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि फोनोटिक्स आ जाने से अब जो नॉलेज है वो ना सिर्फ एलीट सोसाइटी से बल्कि धीरे धीरे जो वाइडर सोसाइटी है, जो कॉमन मास है, उसके बीच में भी यहां पर स्प्रेड होते हुए हमें दिख रही है। ठीक है जी, चलिए नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द कार क्लब मोगा। तो यहां से अब बताया जा रहा है अर्बनाइजेशन के बारे में, जापानीज अर्बनाइजेशन के बारे में। सो मोगा एन एब्रिविएशन फॉर द मॉडर्न गर्ल, इट रिप्रेजेंटेड द कमिंग टुगेदर इन द 20th सेंचुरी, द आइडियाज ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर एंड द डेवलप्ड इकोनॉमी। तो जैसे ही मोगा वर्ड आता है तो मोगा इंडिकेट क्या करता है कि मॉडर्न गर्ल को, ठीक है, कि कैसे उस समय पर जो जापानीज वुमेन है वो मॉडर्नाइज हो रही है, एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को यहाँ पर अडॉप्ट कर रही है, डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो अब जापान में देखी जा रही है। अब यहां पर बात हो रही है कि जो नई मिडिल क्लास फैमिलीज बन रही हैं, They're enjoying new forms of travel and entertainment. ट्रांसपोर्ट देखा जा रहा है इलेक्ट्रिक ट्रैम्स के फॉर्म में, पब्लिक पार्क्स ओपन हो रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स बन रही हैं, और टोक्यो जैसे अगर हम बड़े शहरों की बात करें, सो गिंजा बिकम अ फैशनेबल एरिया फॉर गिनबरा, है ना। तो यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़कर, पहला है गिंजा और दूसरा है बरबरा, मतलब कि वॉकिंग एमलेसली, एक ऐसी जगह जहां पे एक मार्केट प्लेस है और लोग जो हैं वो घूम घूम कर चीजों को यहां पर एंजॉय कर रहे हैं। द फर्स्ट रेडियो स्टेशन ओपन इन 1925 एंड मत्सुई सुमाको एन एक्ट्रेस बिकम अ नेशनल स्टार फॉर अ पोर्ट्रेल ऑफ अ नोरा इन द नॉर्वेजियन राइटर इस्बन्स डॉल्स हाउस। मूवी बिगन टू बी मेड इन 1899 एंड सून देयर वाज अ डजन ऑफ कंपनी मेकिंग हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स। द पीरियड वाज अ ग्रेट वाइटलिटी एंड द क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ सोशल पॉलिटिकल बिहेवियर। ठीक,
तो यहाँ पर उन्होंने बात करी कि भाई जापान जो है अब वो एक मैसिव लेवल पर, एक ग्रेट एक्सटेंट पर यहाँ पर आप डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर देख रहे हैं हर एक स्फेयर में, मूवीज के फॉर्म में, एंटरटेनमेंट के फॉर्म में, एजुकेशन के फॉर्म में, लाइफस्टाइल के फॉर्म में, हर तरीके से यहाँ पर अब आपको मॉडर्नाइजेशन जापान में दिख रहा है। नाउ द क्वेश्चंस आर व्हाट डज मोगा मीन्स एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। किसको बताता है मोगा? तो मॉडर्न गर्ल को बताएगा। 20th सेंचुरी के समय पर जो जेंडर इक्वालिटी है उसको भी यहाँ पर डिपिक्ट किया जा रहा है। नाउ व्हाट बिकम फैशनेबल इन टोक्यो एंड व्हाट वाज मत्सुई शिमाको, है ना। तो किसके बारे में बात हो रही है कि भाई फैशनेबल एरिया कुनबर्रा को कहा जा रहा है। एंड द मत्सुई शिमाको वाज एन एक्ट्रेस जिन्होंने एक नेशनल स्टार थी यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ था। व्हाई वाज दिस पीरियड सॉ द ग्रेट इंपॉर्टेंस, क्यों ग्रेट इंपॉर्टेंस देखी गई यहाँ पर? क्योंकि अलग अलग तरीके से, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल बिहेवियर हो, हर तरीके से यहाँ पर एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में, हर तरीके से यहाँ पर आपको चेंजेस जो हैं वो दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर बात हो रही है द एग्जामिनेशन सिस्टम की। तो यहाँ से अब हम लोग चाइना के बारे में बात करेंगे कि चाइना में किस तरीके से पहले एग्जामिनेशन सिस्टम हुआ करता था और फिर विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कैसे उसे अल्टर किया गया। सो एंट्री टू द एलीट रूलिंग क्लासेस अबाउट 1.1 मिलियन टिल 1850s हैड बीन लार्जली थ्रू एन एग्जामिनेशन, कि अगर किसी इंसान को एक एलीट ग्रुप में एंटर करना है तो उसे ये चाइनीज एग्जामिनेशन सिस्टम देना होगा, उसे ब्यूरोक्रेट बनना होगा, तभी वो एक एलीट वर्किंग क्लास में, एक एलीट ग्रुप में वो एंट्री ले सकता है। लेकिन अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें, सो दिस रिक्वायर्ड एन 8-legged ऐसे इन क्लासिकल चाइनीज एंड प्रिस्क्राइब फ्रॉम। अब इस एग्जामिनेशन की बात करें तो दिस इज हेल्ड ट्वाइस एवरी 3 years, डिफरेंट लेवल पर हो रहा है, जिसमें ओनली 1 to 2% स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट लेवल पर पास होकर सेकेंड लेवल पर जाते हैं, जिनकी एज यूजुअली 24 तक होती है। एंड टू बिकम व्हाट वाज कॉल्ड ब्यूटीफुल टैलेंट, और वो लोग, वो 1 to 2% लोग जो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके अगले लेवल तक जा रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा टैलेंटेड माना जा रहा है। At any given time before 1850, there was about 5,26,869 civil and 2,12,330 military provincials Shaiguans degree holders in the whole country. अब यहाँ पर उन्होंने बात करी है, there was only 27,000 officials, है ना, जो यहाँ पर पोजीशंस होती थी, और बाकी के वो सभी लोग जिनके पास लोअर डिग्री लेवल्स की डिग्री होती थी, उन्हें जॉब नहीं मिल पाती थी। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम था, दिस इज काइंड ऑफ अ बैरियर इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि भाई सारा की सारा ये जो एग्जामिनेशन का जो सिलेबस था, जो करिकुलम था, वो सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी स्किल्स के ऊपर बेस्ड था, और इसीलिए 1905 आते आते इट वाज एबॉलिश्ड और एक नया एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर डिराइव किया गया, क्योंकि पुराना जो सिस्टम था वो एक क्लासिकल लैंग्वेज के साथ डील कर रहा था और उसका मॉडर्न वर्ल्ड के स्किल और नॉलेजेस के साथ कोई लेना देना नहीं था। Now the question are, how could one enter into the elite ruling class? What does this exam contain? तो कैसे एक एग्जामिनेशन सिस्टम को पास कर यहाँ पर लोग जो है वो एक एलीट रूलिंग क्लास में एंटर कर सकते हैं। Then what was the number of degree holders in the whole country 1850 में, और क्यों लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं थी, तो वो आपको यहाँ पर बताना है कि भाई एग्जामिनेशन जो था वो काफी ज्यादा टफ हुआ करता था। Then what was the defect in the examination, how it was corrected? आगे जाकर इसे कैसे करेक्ट किया गया वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो एक एग्जामिनेशन सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर 5,26,869 लोगों के पास सिविल और 2,12,000 लोगों के पास मिलिट्री प्रोविंशियल डिग्री होल्डर्स थे। लेकिन कंट्री में अगर आप ऑफिशियल्स की बात करें तो सिर्फ 27,000 लोग ऑफिशियल हुआ करते थे, और बाकी के जो लोग हैं उनके पास जॉब नहीं हुआ करती थी। उसके बाद डिफेक्ट की बात करी गई तो सिर्फ लिटरेरी स्किल्स की यहाँ पर बात करी गई है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बैरियर के तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, और आगे जाकर यहाँ पर कई सारी स्किल्स जो कि मॉडर्न वर्ल्ड में रेलेवेंट है उनको यहाँ पर ऐड किया गया और इस एग्जामिनेशन सिस्टम को यहाँ पर खत्म कर दिया गया। सो दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चन जो आपको करने हैं, 2 सेट में यहाँ पर दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, द शंघाई 1935। यहां पर शंघाई में एक इंसान रह रहे हैं जिनका नाम है बक क्लेटन। ही वॉज अ ब्लैक अमेरिकन ट्रम्पेट प्लेयर इन शंघाई विद हिज जैज ऑर्केस्ट्रा लिव्ड इन द लाइफ ऑफ अ प्रिविलेज एक्सपर्टीज। यहां पर वो शंघाई में रह रहे हैं अपने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ। अब यहां पर वो बताते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब उन्हें व्हाइट अमेरिकन ने धक्के मारकर, उन्हें इंसल्ट करके, असॉल्ट करके उनके होटल से निकाल दिया था, और जब इन्होंने चाइनीज के बारे में देखा कि चाइनीज भी कुछ इसी ही तरीके की चीजें फेस कर रहे हैं अपनी कंट्री में रहकर, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर सिंपैथाइज करते हैं चाइनीज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ऑन देयर फाइट विद व्हाइट अमेरिकंस दे वर इमर्ज विक्टोरियस, ही राइट्स। उन्होंने बात करी कि जो चाइनीज है उन्होंने किस तरीके से अमेरिकन को यहाँ पर हराया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बात करी द चाइनीज ऑनलुकर ट्रीटेड अस। तो यहाँ पर बात हो रही है किस तरीके से जो ब्लैक अमेरिकन से, उन्होंने किस तरीके से व्हाइट अमेरिकन को डिफीट किया था अपने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में।
तो यहाँ पर बात हो रही है चाइनीज के बारे में कि जब चाइनीज हैं, जब वो इन ब्लैक अमेरिकन को देखते हैं तो वो उन्हें एक रे ऑफ होप के साथ देखते हैं कि कैसे उन्होंने व्हाइट अमेरिकन को हराया हुआ था तो हम भी उन्हें हरा सकते हैं। सो द चाइनीज ऑनलुकर्स ट्रीटेड अस लाइक वी हैड समथिंग दे ऑलवेज वांटेड टू डू एंड फॉलोड अस ऑल द वे चीयरिंग अस लाइक द विनिंग फुटबॉल टीम। और जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हम लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री को अचीव करके आए हुए हैं। On the poverty and hard life of the Chinese, the Clayton writes, I would see sometime 20 or 30 coolies pulling a big cart in America and would be pulled by a truck or a horse. तो उन्होंने क्या देखा कि भाई अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो यहाँ पे कई सारे चाइनीज इमिग्रेंट्स लेबर्स को मैं देखता हूं और एक कार्ट को खींचने के लिए कुछ 20 से 30 लोग जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो शायद एक ट्रक से या कुछ ऑक्सेस के थ्रू आसानी से खिंचवाया जा सकता था। So these people seem to be nothing but human horses and they all get at the end of the day was just enough to get a couple of bowls of rice and a place to sleep. I don't know how they did it. तो यहाँ पर उन्होंने बात किया कि इतना काम करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद सिर्फ और सिर्फ रात में उन्हें 2 बाउल जो है वो चावल मिलता था और सिर्फ सोने के लिए थोड़ी सी जगह मिलती थी। और मुझे पता नहीं कि सिर्फ इतने से वेजेस के लिए, इतनी सी चीज़ों के लिए वो कैसे दिन भर इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। सो हु वॉज ब्लैक क्लेटन, ये आपको बताना है। एक अमेरिकन ट्रम्पेट प्लेयर थे शंघाई में। What did the Chinese people want at the end of the day according to Clayton? क्या मिलता था उन्हें? सिर्फ एक दो बॉल ऑफ राइस एंड अ प्लेस टू स्लीप एट द एंड ऑफ द डे। What happened to the Black Clayton? तो बक क्लेटन के बारे में उन्होंने क्या बताया कि एक ऑर्केस्ट्रा मेंबर थे जिन्हें व्हाइट अमेरिकन ने असॉल्ट करके धक्का मार के उन्हें बाहर निकाल दिया था। सो वाई वॉज ब्लैक क्लेटन चेयर्ड बाय चाइनीज? क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने, है ना, ब्लैक अमेरिकन को यहाँ पर आप बोलिए एक तरीके से उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया था, उनके अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल करी थी, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, चल, तो ये सारी चीजें जो हैं वो सारे सोर्स जो हैं वो यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके साथ सारे होमवर्क क्वेश्चंस को आपको करना है और इसके सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहां से पीडीएफ लेकर आप उसके सारे आंसर्स को देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप हमें ये भी बताइए कि और ऐसी कौन सी चीज जो है जो आप देखना चाहते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं। सो इसी के साथ टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।